हुआ है क्या? यस सर। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर फिर से। अच्छा, तो फिर कंपनी लॉ, हाँ सर, तो ये बेसिकली हम लोग करेंटली कंपनी लॉ का बेसिक्स एरिया में चल रहे हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि कंपनी लॉ का बेसिक्स बहुत वाइटल है। क्यों? क्योंकि जिसको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसको फर्दर लेवल में कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ का जो भी एडवांस लेवल ऑफ पार्ट है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम इंटरमीडिएट टू फाइनल लेवल में आपको पूरा का पूरा एडवांस लेवल उसके साथ बेसिक्स को भी जोड़ के, हाँ सर, तो इसलिए बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए CMA, आपको बेसिक्स पे हमेशा अच्छे से कोई भी टॉपिक का बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग करेंटली कंपनी लॉ का जो बेसिक्स एरिया है, इसमें काफ़ी 3-4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी का बाई चांस मिस है, प्लीज़ एक बार मेरे को बता के क्लास लेके देख लिया करो, क्योंकि बहुत वाइटल डिस्कशन हुआ है। जैसे बिफोर दिवाली हम लोग बात कर रहे थे सर, क्या चल रहा था, कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ कंपनी। हाँ विश्वजीत? यस सर। ऐसे ना, मतलब कितना तरह का कंपनीज हो सकता है और आप कितना तरह का कंपनीज फॉर्म कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये टाइप्स ऑफ कंपनी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी केस लॉ के साथ। हाँ सर, अलग अलग केस लॉज हम लोग वो भी पढ़े हैं। तो चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज क्या पढ़ेंगे वो भी आपको बताता हूँ कि आज कंपनी लॉ में डिस्कशन क्या रहेगा। ऐसे मेरा तो इच्छा है कि आज आप लोगों को मैं कंपनी फॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा कि हाउ यू कैन फॉर्म कंपनी, किस तरह से कंपनी, जैसे एज ए प्रैक्टिशनर्स जब आप लोग प्रैक्टिस चार्टर्ड या प्रैक्टिस CS या CMA के हिसाब से काम करोगे, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा सर, बहुत लोग हैं जो कंपनी बिल्ड करना चाहता है, ठीक है, तो आपके पास आएगा, आके बताएगा कि भाई मुझे ये कंपनी बनाना है, मुझे वो कंपनी बनाना है। तो इसका एक बेसिक लेवल ऑफ आइडिया कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का बेसिक प्रोसेस क्या है। इसके अलावा एक पूरा डिटेल्स होता है, सेटिंग अप ऑफ कंपनीज बोल के CS में एक अलग ही पेपर होता है। तो लेकिन अगर आपको बेसिक्स लेवल में पता है कि भाई कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, तो फिर आप किसी भी काम पे आराम से कॉन्फिडेंस ला सकते हो। तो आज मैं वो फॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कैपिटल क्या होगा, मतलब कंपनी का जो कैपिटल का क्या केस है, मतलब बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए पूंजी या कैपिटल। तो वो कैपिटल के बारे में कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्या कहता है, और अलग अलग टाइप ऑफ शेयर्स, कंपनी है तो फिर शेयर्स के बारे में बिना बात करके हम लोग खत्म कर ही नहीं सकते। तो शेयर्स का क्या खेल है ये आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों के साथ मैंने पहले भी बात किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक रियल लाइफ MOA और AOA आप सभी को मैंने शेयर किया था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, टाटा का। हाँ टाटा का ना, टाटा पावर मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, टाटा पावर का एक MOA AOA आप लोगों को शेयर किया था क्या? सबके पास होगा, यस सर। है ना? तो वो देखा क्या आप लोगों ने, MOA AOA ऑफ टाटा पावर? यस सर। देखते हैं सर, मेरे पास आई थिंक है, मेरे पास भी। ऐसे आप मतलब ऑनलाइन से किसी भी कंपनी का MOA AOA निकाल सकते हो और रियल लाइफ में देख सकते हो कि कैसे कंपनी का MOA बनता है, कैसे कंपनी का AOA बनता है। ऐसे इन सिंपल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंपनी का रूल बुक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है सर। तो एग्जैक्टली रियल में ये कंपनी का जो, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं ना, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही कंपनी का ये MOA और AOA इंपॉर्टेंट है सर। तो ये एक रियल लाइफ डेमो है, मतलब एकदम ओरिजिनल है सर। डेमो है मतलब क्या, मतलब डुप्लीकेट है नहीं, जैसे डेमो फोन मिलता है ना, ऐसा नहीं है। इट्स एग्जैक्टली आपका जैसे होता है वैसा ही है, ठीक है। रियल में जैसे कंपनी जब फॉर्म करता है तो ठीक जैसा देखने में होता है, एग्जैक्टली वही है। एक्चुअली ये टाटा पावर के साइड में जाके ही इसको निकाला गया था, ठीक है, ये MOA A ऑफ टाटा ग्रुप। तो मैंने ये शेयर किया था सबसे, एक बार घर पे छानबीन करने के लिए कि भाई देखा करो, अगर रियल लाइफ में आप लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ों के साथ कनेक्शन बनना ज़रूरी है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप लोग ये सब चीज़ें देखा करो। इसमें देखो MOA के बारे में 1 से 13 के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 14 से 90 के अंदर बोला गया है कि किस इसके अंदर क्या क्या
डिटेल्स हो सकता है, उसका पूरा डिटेल्स इसके अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी आता है, तब ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है। तो ये है रियल लाइफ एमओए। ऐसे और भी कंपनीज का आप देख सकते हो, कोई प्राइवेट कंपनीज का देख सकते हो। अगर आपके साथ किसी प्राइवेट कंपनीज का, घर में कोई किसी का बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी बनाया है, आप उनका भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ये सब बड़ा ही कॉमन चीज़ें हैं आजकल, लेकिन यू हैव टू फैमिलियराइज विद दिस थिंग्स। ठीक है, आपको ये सब चीज़ों के साथ फैमिलियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीज़ में बात करेंगे सर। ठीक है, एओए एमओए सब चीज़ पे बात करेंगे, एमओए में क्या होता है। ऐसे कुछ चीज़ें मैं पहले भी बोल दिया, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, फिर से बताऊंगा कि बिकॉज स्पेशल डिस्कशन तो अभी तक हुआ नहीं, मतलब ओवरऑल बात करते वक्त हम लोग ये सब चीज़ें बात किए हैं। तो चलो कंपनीज एक्ट बेसिक्स में आप लोगों के साथ मैं आज का चर्चा स्टार्ट करता हूं। तो आज क्या है, कंपनीज एक्ट में फॉर्मेशंस के बारे में बात करूंगा। हाँ सर, लास्ट दिन जितना तरह का कंपनीज हो सकता है, अलग अलग सभी तरह के बारे में बात कर लिया। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, यस। ये रहा फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी फॉर्म कैसे करोगे, बात समझ में आ रहा है ना सर? मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कंपनी फॉर्म होता है। ठीक है, इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, किस पर्टिकुलर साइट में जाके आप डिटेल्स निकाल सकते हो, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 के अंदर बताया गया सर, सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि कैसे कंपनी को आप मतलब फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इससे पहले कुछ और चीज़ें था क्या जो मैंने मिस कर दिया? नहीं, सभी चीज़ें हो गया, बस मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अच्छा उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, मैं भूल गया, कंपनी फॉर्म कौन करता है, ये चीज़ मुझे थोड़ा कंफर्म करना। कंपनी जो बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? जो कंपनी फॉर्म करता है उसको क्या बताते हैं, बोलते हैं सर? प्रोमोटर। ये वर्ड तो सुना है आप लोगों ने? अरे ये वर्ड्स तो सुने होंगे। यस नॉर्म सर। नॉर्मली किस चीज़ के साथ ज़्यादा सुनते हो? बिल्डिंग वगैरह के साथ, जो लोग रियल एस्टेट ग्रुप में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो प्रोमोटर, है ना? यस सर। लेकिन क्या सच में बात ऐसा है कि जो बिल्डिंग बनाते हैं उसी को प्रोमोटर कहते हैं? सर जो बिल्डिंग बनाते हैं वो प्रोमोटर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ये एक लोकल प्रैक्टिस हो गया कि बिल्डिंग वाले को हम लोग एक प्रोमोटर का नाम दे दिया। बट अगर आपको मैं बिजनेस के हिसाब से बताऊं तो कोई भी जो बिजनेस प्रमोट करता है उसको प्रोमोटर कहलाता है। बट इन लोकल एरिया में, जैसे अपने बंगाल में तो ऐसा ही सिस्टम है कि प्रोमोटर का मतलब जैसे ही कोई प्रोमोटर बोलेगा ना आपके सामने, तो आपके दिमाग में फटाक से लिंक कर जाएगा। हाँ, क्या लिंक करेगा कि ज़रूर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर या रियल एस्टेट जो ज़मीन और घर का मतलब खरीदना बेचने का काम करते हैं या फिर बिल्डिंग बना के बेचते हैं, उनके बारे में बात चल रहा है। ठीक है, प्रोमोटर। ठीक है, लेकिन प्रोमोटर मतलब नॉट जस्ट बिल्डिंग बनाने वाले, बट ऑल्सो जो कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रोमोटर के बारे में क्या बताते हैं सर? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, इसके अंदर प्रोमोटर वो होते हैं सर, जान लो कंपनी कौन बनाते हैं, और जो बनाते हैं उसको लॉ क्या बताते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन एन प्रॉस्पेक्टस, कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में उसका नाम रहेगा, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। कंपनी का जो एनुअल रिटर्न निकलते हैं उसके अंदर भी कंपनी का प्रोमोटर का नाम जरूर रहेगा। ठीक है, सच इन ए प्रॉस्पेक्टर इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। कंपनी हर साल अपना एनुअल रिटर्न निकालते हैं और उसमें प्रोमोटर का जो डिटेल्स है वो जरूर रहेगा, वहाँ पर उसका मेंशन रहता है। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंपनी के अफेयर्स पे, मतलब कंपनी जो भी बिजनेस करता है उस पर इसका कंट्रोल जरूर रहेगा, है ना? चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वेदर एज ए शेयर होल्डर हो, वेदर एज ए डायरेक्टर हो, या फिर अदरवाइज। या तो आप शेयर होल्डर हो सकते हो या तो फिर आप डायरेक्टर हो सकते हो, कुछ तो ज़रूर होंगे ना सर, कुछ तो होंगे कंपनी का। जैसे मेरे पास एक एनुअल रिपोर्ट अभी है, इसे बहुत सारा है, बट एक ये बहुत बार मेरे को जल्दी मिल जाता है, इसलिए अदानी का ही निकाल लिया मैंने। ये रहा अदानी का एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड का है। अगर आप इसमें जाओगे, अदानी का रिपोर्ट में जाओगे, कोई भी कंपनी, टाटा का भी है, मोस्ट प्रोबेबली टाटा है, फिर आपका एमरन बैटरीज का है, बहुत सारा रिपोर्ट में कुछ दिनों में इसको डिस्कस कर रहा था, स्टॉक मार्केट में भी डिस्कस होता है, तो बात चलता रहता है सर।
रिसेंटली पेटीएम वगैरह का जिसका आईपीओ आया है वो सब का भी रिपोर्ट वगैरह है, बट वो एनुअल रिपोर्ट नहीं, आईपीओ लाने का जो प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, मतलब डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, वो प्रॉस्पेक्टस में भी डिटेल्स होता है प्रमोटर का। तो ये देखो अदानी का जो ओनर है सबको पता है कौन है, कौन है बता बता सकते हो सर? बड़ा फेमस नेम है आजकल गौतम चर्चा अदानी। में है, गौतम अदानी बड़ा चर्चे में है सर, गौतम अदानी बड़ा चर्चे में है, कंपनी का प्रोमोटर है एकदम सर, नो डाउट है। इनका डिटेल्स भी यहाँ पर आपको दिखेगा एनुअल रिपोर्ट में। ये मैं एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट में ही जा रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ, तो लंबा रिपोर्ट है, ठीक है, बड़ा लंबा होता है, 600-700 पेज कहीं कहीं बार। एक सेकेंड, है यहीं पर था उनका इमेज, ये रहा, देख पा रहे हो सर? अरे क्या आप यस लोगों को सर। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये रहा गौतम अदानी, ठीक है, ये कंपनी का मतलब हेड है, ठीक है, मतलब यही यही मेनली सब कुछ संभालते हैं, ठीक है, इन्हीं के नाम पे बिजनेस है, बाकी इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो कंपनी को चलाते हैं। ये देखो ये आपका सीईओ है, ठीक है, और ये कौन था, वो मोस्ट प्रोबेबली एज ए चेयरमैन इनका पोस्ट था, चेयरमैन मैसेज, तो चेयरमैन है गौतम अदानी, देख रहे हो सर, मतलब प्रोमोटर के तौर पे एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं। कई बार कंपनी का डायरेक्टर्स भी यही होते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको इस कंपनी का कौन कौन डायरेक्टर्स है, कौन है, सब कुछ चीज़ें अगर आपको कंपनी के बारे में रियल लाइफ में जानना हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, कंपनी का लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। चेंजेस भी होता रहता है ना सर, तो आप लोगों को वो चेंजेस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल एरिया में आओगे ना, तो आपको वहाँ पर भी कंपनी का कौन इसका चेयरमैन है, कौन इसका डायरेक्टर है, कौन इसका सीईओ है, कौन इसका सीएस है, कौन इसका सीएफओ है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। सुबह का फाउंडेशन के क्लास में मैं यही चीज़ बात कर रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली कॉमर्शियल नॉलेज के क्लास में। तो ये रहा, कहाँ चला गया, पीएल बैलेंस शीट के नीचे ही इसका डिटेल्स दिखता है, जस्ट अ सेकेंड। इतना बड़ा होता है ना सर, मैं कई बार खो जाता हूँ, पेज नंबर तो याद नहीं रहता। तेरे सारा रिपोर्ट चेक करना पड़ता है 600 पेज का। हाँ सर, ऑब्वियसली जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो लाखों करोड़ों डालते हैं, वो सारा चीज़ ही ना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को 200 पेज का किताब पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, आप लोग 200 पेज का किताब पढ़ते हो, 200-300 पेज का, आप लोग बोलते हो ये भगवान दिमाग खराब हो गया। जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स छानबीन नहीं करेगा? हाँ रे, अगर आप अपना कीमती पैसा, मेहनत का पैसा मार्केट में डालते हो, लोग ऐसे ही करोड़पति बन जाते हैं मार्केट से। हाँ रे, क्या सब तुक्का है क्या? मतलब वो बंगाली में नहीं एक सर। कहावत है ना, नो सर। बंगाली में एक बड़ा फेमस कहावत है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं एक्चुअली, वो ग्रैप्स और सावर है ना, इसको बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं, आंगूर फॉल पाड़ते ना पाले टॉक, सुने हो क्या आप लोग? हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको मतलब पकड़ना नहीं आया तो वो खट्टा है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि आपको पकड़ना नहीं आया तो वो खट्टा है। अगर आपको सच में पकड़ना आता है तो फिर आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे काम करता है। ये देखो, ये रहा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम अदानी, इसका सीईओ है करण अदानी, इसका कंपनी सेक्रेटरी है कमलेश बागिया, इसका डायरेक्टर है राजेश अदानी, एंड इसका सीएफओ है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ज़्यादातर केस में या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सीएमए, यही लोग ज़्यादातर ये पोस्ट हैंडल करते हैं इन मैक्सिमम केसेस। तो दीपक महेश्वरी, ठीक है। तो ये रहा कंपनी का मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एरिया। बट अभी मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिक आप सिंपल आपको एक चीज़ सिंपल बताया कि कंपनी जो प्रोमोटर होते हैं सर, वो कंपनी का डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सिंपल बात है, in accordance with whose advice directions of instruction of the board of directors of the company accounts come to act, सिंपल बात है, तब उसको प्रोमोटर कहेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, ठीक है। सिंपल टर्म्स, सिंपल में क्या समझ सकते हैं? इन सिंपल टर्म्स वी कैन से पर्सन्स हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रोमोटर। इट इज़ दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, वही है जो कंपनी को बनाया है। द टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी को रजिस्टर भी वही करेगा ना,
जो प्रोमोटर है उसी को तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपनी का, आरओसी के पास जाके जो भी लीगल प्रोसेस है, तो प्रोसेस सीखेंगे ना अभी, एकदम सर सीखेंगे अभी। अच्छा, इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट अ पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट, मतलब जो चार्टर्ड वगैरह होते हैं, लॉयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो सॉलिसिटर के काम करते हैं, मतलब कंपनी फॉर्मेशंस में हेल्प करता है, ठीक है, टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में प्रोमोटर के छोड़ के मैक्सिमम प्रोमोटर क्या करते हैं, कोई ना कोई सॉलिसिटर, कोई ना कोई बैंकर, कोई ना कोई अकाउंटेंट, इनका हेल्प लेता है, ठीक है, ताकि मेरा उसका कंपनी फॉर्म हो जाए। तो क्या उनको भी प्रोमोटर बोल दोगे क्या? अरे जो लॉयर, जो चार्टर्ड, हाँ, जो सीएमए कंपनी फॉर्मेशंस में आपको हेल्प करेगा, तो क्या वो भी प्रोमोटर बन जाएगा? एकदम नहीं सर, नो सर। है ना, एकदम नहीं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर कट बता रहा है, मतलब क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर बता रहा है ना, दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। जो प्रोमोटर होगा वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नेसेसरी स्टेप्स लेता है। नेसेसरी स्टेप्स नॉर्मली सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट ये लोग लेते हैं, तो क्या उनको प्रोमोटर बोल देंगे? एकदम ना, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो चलो देखते हैं लीगली कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करेंगे पूरा का पूरा, तो किस तरह से कंपनी फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे जब बात करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला गया, सेक्शन याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, किस सेक्शन में कौन सी चीज़ बताया गया है, ये चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा सर, बिकॉज आप लोग कोई आम आदमी नहीं बन रहे हो, खास बन रहे हो, तो खास बनने के लिए कुछ खास कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी को रेडी करने में, फॉर्मेशंस करने में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। इन केस द पब्लिक कंपनी, ये सब तो आप लोगों को पहले ही बता के रखा सर, कि अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कम से कम कितना मेंबर चाहिए आपको? 7, है ना सर, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये सब चीज़ें। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम आपको 2 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम कितना हो सकता है पब्लिक के केस में? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, मतलब अनलिमिटेड तक जा सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड मेंबर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज जो होता है ना सर, वो पब्लिक कंपनी होता है, बिकॉज वो पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है। जैसे कुछ कंपनीज रिसेंट लिस्टेड हुआ ना, जैसे नाइका, हाँ सर, नाइका का बात इसलिए कर रहा हूँ, बड़ा सक्सेसफुली हिट हुआ मार्केट में। नाइका रिसेंटली बहुत ही सक्सेसफुली हिट किया मार्केट में। नाइका फैशन, बेसिकली फैशनेबल कॉस्मेटिक्स ये सब में काम करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका शेयर्स 1200 समथिंग में इसका प्राइस था, आईपीओ प्राइस, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा इशू क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, लिस्टेड प्राइस क्या होता है, उसके बारे में भी कंपनीज लॉ क्या कहता है वो भी आप चर्चा में रहेगा सर, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो जैसे देखो, ये कंपनी जो है इतना दिन एज ए प्राइवेट लेवल में काम कर रहा था, कंपनी का नाम था FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है, इस नाम पे इसका नाम था पब्लिक लिमिटेड में। जैसे अभी पहले वो प्राइवेट था, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को, ये देखो, FSN इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, यही नाम इसका था, ठीक है। अब जैसे ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया, अभी वो प्राइवेट नाम यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सर? हाँ, लेकिन यस। लेकिन अभी भी देखो एक इंटरेस्टिंग, ये अभी भी इसका कुछ सब्सिडरी है जो प्राइवेट है, बट अगर किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी पब्लिक हो जाता है ना, तो उसका सब्सिडरी और मतलब प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ ज़्यादा जाता नहीं है, पर हाँ इसका नाम चेंजेस नहीं हुआ, वो अलग बात, ठीक है। तो क्योंकि इसका मेन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड आ गया और ये कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड हो गया, बिकॉज पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रहा है ना। अभी देखो ना, कल लिस्टेड हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 का समथिंग इसका, 1200 के आसपास इसका दाम था, और लिस्टेड हुआ 2000 के समथिंग, और आज इसका मार्केट में फिर से आप हुआ। अभी कुछ दिन आप चलेगा, फिर डाउन हो जाएगा, इसमें कुछ दिन जाने के बाद डाउन होगा सर, ठीक है, अभी थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड कर सकता है, कोई बहुत दूर जाने वाला वैल्यूएशन है इसका बिजनेस का, ठीक है। बिकॉज इंडिया में जो लड़की लोग सजना बहुत पसंद करता है, और हम मतलब एक्चुअली किसके लिए, लड़का लोग भी पसंद करते हैं, ये हमारा कल्चर में है, और वही चीज़ इनका मतलब बेसिकली बिजनेस का एरिया है, मतलब ये एकदम कोर से कोर रूरल एरिया तक पहुंचना चाहता है, तो इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव बड़ा गजब है, ठीक है सर। अभी बिजनेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस का चर्चा तो मैं स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा कर पाता हूँ। अच्छा, तो अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हो तो 7 और मोर पर्सन, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना कर सकते हो सर? 200। थैंक यू सर।
और 1% कंपनी में मिनिमम 1 मैक्सिमम 1. थैंक यू सर, ठीक है, मिनिमम 1 मैक्सिमम भी 1। तो ये कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलर कंपनी फॉर्मेशंस, ठीक है सर। इसके अलावा अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी भी आपने देखा, ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल समरी किया जाए तो इन तीनों चीजों को आप इस तरह से देख सकते हो। उसमें ओपीसी भी टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है, ओपीसी पब्लिक नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओपीसी कभी भी पब्लिक नहीं हो सकता, ओपीसी प्राइवेट ही है, ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है सर, ये जो कंपनी है इसको इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब, इनकॉर्पोरेट करना मतलब एक्चुअल कंपनी बनाना। अब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी मार्केट में आ रहा है, कंपनी बनाना चाहता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे 1% हो, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस दिन से उसका क्या हो जाएगा सर, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा। वो जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जिस डेट से उसका इनकॉर्पोरेशन का लाइसेंस मिल जाता है, उस दिन से वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। क्या? कंपनी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी बनने से क्या होता है, कंपनी अलग और उसका ओनर, बोलो, अलग। अलग। कंपनी अलग, उसका ओनर अलग, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले बहुत सारा केस लॉस पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियस क्लासेस में काफी सारा लॉस पढ़ चुके हैं, केस लॉस। अब देखो बात करते हैं कि सर कंपनी को जो फॉर्म करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, ओके, बेसिकली आरओसी, ठीक है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विथ हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। सर ये जुरिसडिक्शन का क्या खेल है? सर जुरिसडिक्शन मतलब क्या है ना, यहाँ स्टेट वाइज बात चलता है, ठीक है। जैसे इंडिया में हर स्टेट में एक करके आरओसी है, एक्सेप्ट 2 ऐसा स्टेट है, एक है आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु, पहले भी सुन चुके हो, वेरी गुड सर, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ठीक है। ये कुछ 2 ऐसा स्टेट है जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, ठीक है। तो जहाँ पर कंपनी ज़्यादा है वहाँ पर एक आरओसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काम नहीं कर पाता, तो 2 आरओसी बना जाता है, ठीक है। बाकी हर स्टेट में एक एक करके आरओसी है या रजिस्ट्रार आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने बंगाल में कहाँ है सर, वेस्ट बंगाल में निजाम पैलेस बिल्डिंग है मिंटो पार्क में, ठीक है, मतलब रविंद्र सदन पार्क सर्कस का जो रोड है उस रोड में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर निजाम पैलेस जो पूरा एकदम ऑफिशियल मतलब एरिया हब है गवर्नमेंट का, वहाँ पर आपको आरओसी का भी ऑफिस मिल जाता है, ठीक है। तो फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्टर, अच्छा इसमें क्या बताते हैं सर, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर to the memorandum, a declaration by person who is engaged in the formation of the company, ठीक है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे ज्यादातर केस में हमारे सोसाइटी में जो प्रैक्टिस लोग होते हैं, कौन कौन प्रैक्टिस करते हैं आप देख सकते हो, आप समझो सर बात को, एडवोकेट मतलब लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इनके पास ये सब नॉलेज होता है, तो वही लोग प्रैक्टिस करते हैं और क्या, ठीक है। आप जल्दी जल्दी आप लोग बन जाओ और अपने अपने एरिया में, बड़े शहर में ब्रांच बनाते जाओ और लोगों का बिजनेस फॉर्म करते जाओ। बस एक चीज़ अभी से स्टार्ट कर दो, क्या? बिजनेस बनाने के लिए लोगों को पागल कर दो, लोगों को बोलो, प्रचार करो। प्रचार समझते हो, जैसे इस्कॉन वाले करते हैं ना, हाँ, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कृष्णा कंसासनेस, ठीक है। इस्कॉन वाले सारा दिन राधे कृष्ण करते रहते ना। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि, मतलब प्रचार का मतलब सिंपल है कि लोगों के मन में बिजनेस ओपन करने के बारे में, बिजनेस करने के बारे में जितना प्रचार करोगे, जितना मार्केटिंग करोगे उतना अच्छा। क्यों? सिर्फ 2-3 चीजें, ये कोई खराब चीज तो है नहीं। जैसे इस्कॉन वाले जो करते हैं वो भगवान का नाम करने बोलते हैं, शांति रखने बोलते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि अगर लोग बिजनेस करेगा तो सोसाइटी में इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप पावर बढ़ेगा। और जब आप लोग चार्टर्ड एज ए सीएस, एज ए सीए में जब प्रैक्टिस करोगे, एज ए लॉयर जब प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के लिए बोलबाला रहेगा। तो इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान में रख लो कि लोगों को बिजनेस करने के लिए उत्साहित करो, खुद भी उत्साहित रहो और लोगों को भी उत्साहित करो। इसमें कोई खराबी है क्या? अरे मास कंसंसनेस ऑफ बिजनेस, ये चीज है नहीं सर हमारे देश में।
जिस दिन हो जाएगा आप समझना कि भारत उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां तक आप सबको इच्छा है कि भारत एक डेवलप कंट्री बने। अगर जिस दिन इंडिया का बिजनेस पिक्चर बदल जाएगा ना, अभी बदल रहा है, एक चीज़ अच्छा है सर, ये मैं एक चीज़ जेन्युइनली बोलूँगा, जो करंट गवर्नमेंट है, ये मेरा पर्सनल मानना है, इतना दिन मेरा जन्म के बाद से इतना दिन में मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल केस में बता रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट में ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, पहले मैं कभी ऐसा नहीं देखा। एटलीस्ट मेरा नॉलेज कम से कम इससे पहले वाला गवर्नमेंट के टाइम पे भी नॉलेज था, बट जो कंसिस्टेंस आजकल बिल्ड हो रहा है और जिस तरह से देखो ना, आईपीओ का बाजार देखो, हाँ, जब जिस तरह से ये लॉस मेकिंग है, पर फिर भी ये सभी रिसेंट जो स्टार्टअप कंपनीज है, सभी को बोल रहे भाई आ जाओ स्टॉक मार्केट में। इससे क्या हो रहा है, यूथ इंस्पिरेशन, यूथ को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, ठीक है, और यूथ जितना इंस्पायर होगा बिजनेस के बारे में, देश के लिए अच्छा है, ठीक है। और एज ए प्रैक्टिस चार्टर्ड, एज ए प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिस लॉयर, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, बड़ा हेल्प होगा सर, बड़ा हेल्प होगा। तो बस कंसिस्टेंस बढ़ाते जाओ। एंड बाई ए पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल, झगड़ा करो लोगों से बिजनेस के बारे में, झगड़ा करो भाई, करो बिजनेस, ये बिजनेस वो बिजनेस, अपना दिमाग बनाते जाओ, लोगों का दिमाग खाते जाओ, लेकिन लोग बिजनेस करे, फेलियर हो जाए फिर से उठे, बट कम से कम करे बिजनेस। सर ये जबरदस्ती नहीं हो जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है सर। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है, बात सुनो समझ सर। अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें एडवोकेट भी हो सकते हैं, चार्टर्ड भी हो सकते हैं, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकते हैं, एंड बाय ए पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, मतलब सीएस ऑफ द कंपनी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद, मतलब जो भी है सब कुछ एज पर रूल्स होना चाहिए, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो लोग कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। A declaration from each of the subscriber of the memorandum and from person named as the first directors, जैसे आपको डायरेक्टर के बारे में दिखाया, if any in the article stating that he is not convicted of any offense, मतलब जो भी डायरेक्टर बनेगा उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कन्विक्शन का, मतलब कन्विक्टेड का कोई केस नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो ना, चोरी का इल्जाम, खून का इल्जाम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही इज नॉट कन्विक्टेड फ्रॉम एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशंस, फॉर्मेशंस और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, किसी भी तरह का काला दाग नहीं होना चाहिए बिजनेस लेवल में एटलीस्ट। He has not been found guilty or any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under this act or any previous company law, मतलब not just in company act 2013, इससे पहले का भी किसी तरह का कंपनी लॉ में वो किसी भी तरह का गिल्टी या किसी को फ्रॉड या किसी को मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसा बात है, तभी आपको कंपनी में डायरेक्टर बनने का मौका मिल सकता है। जैसे कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं ना सर जिसके अगेंस्ट में फ्रॉड है, बड़ा फेमस कुछ नाम है, मेहुल चोकसी, नाम तो सुने होंगे, विजय माल्या, अरे नीरव मोदी, नीरव मोदी, हाँ, बहुत सारे हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा कांड किया, कारनामा किया, ठीक है। तो ऐसा केस अगर आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसे गिल्टी फाउंड होता है तो आपको ऑब्वियसली डायरेक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा। And that all the documents filed with the registrar for the registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief. सर अगर डेटा गलत निकला तो बाद में बैम्बू हो जाएगा सर, बैम्बू हो जाएगा। बस सरकार में जो बैठे हैं वो अगर जितना कम डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, तो करप्शन कम रहेगा। करप्शन कब होता है, जब गवर्नमेंट में बैठा हुआ सीनियर लेवल में ऑफिसर्स लोग, मिनिस्टर्स लोग, अगर वो करप्टेड होंगे तो कंपनी भी करप्टेड निकलेगा देश के अंदर, ठीक है। और अगर देश के अंदर, और सीरियसली मतलब सिंपल बात है, जब पावर जिनके हाथ पे है, ठीक है, अगर वो जाली निकल जाए तो मुश्किल हो जाता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पावरफुल है सर, इनके पास बेसिकली ऑडिटर है ना, ऑडिट के कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल ऑडिट का पावर चार्टर्ड के हाथ में सबसे ज्यादा है। तो इनको ना जब भी ये किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, दे नो एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, की क्या गलत है क्या नहीं है, सब कुछ पता है उनको, बट फिर भी करप्शन होता है। अगर ये ऑडिट रिपोर्ट गलत, मतलब ठीक ठाक कर देता, ऑडिट रिपोर्ट अगर सही निकल जाता, तो फिर करप्शन होता ही नहीं। ऐसे देखो, ऐसे केसेस बहुत कम है, ऐसा केसेस बहुत कम है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट जो बड़े लेवल पे जो नेशनल इशू बन जाता है, नेशनल थ्रेड बन जाते हैं, कम से कम ऐसा केस तो ना करो।
जैसे कुछ 2-3 साल पहले एक कंपनी था, उसका नाम था एक ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। कोई नाम बता सकता है सर, क्या नाम है? कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, नाम सुने हो क्या? यस सर। इसका लाइसेंस अभी चला गया सर। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ये एक कंपनी था, स्टॉक ब्रोकिंग में काम करता था, बड़ा का बहुत पुराना कंपनी था, साउथ बेस्ड एक कंपनी था, साउथ इंडिया, मोस्ट प्रोबब्ली आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी था। ने लोगों का डीमैट अकाउंट को मॉर्गेज कर दिया था। ऐसा नहीं कर सकता, इनके पास लोगों का डीमैट होता है, मतलब एक्चुअली डीमैट इनके थ्रू से खोलता है, बट एक बैंक के साथ इन्होंने लोन लिया था। ये देखो, मिस यूज ऑफ क्लाइंट होल्डिंग्स। November 2019, Security Exchange Board of India barred Karvy Stock Broking Limited from purchasing shares in delivery and also accepting new clients still pending forensic audit. SEBI found out that Karvy had defaulted 2,000 crore of investor funds by pledging the securities holding of its customer. मतलब सिक्योरिटी होल्डिंग्स ऑफ कस्टमर्स को अपने एसेट बना दिया और उसको बैंक के पास मॉर्गेज कर दिया, प्लेज कर दिया। द एक्शन वाज बेस्ड ऑन डिटेल्ड रिपोर्ट बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी हैज सोल्ड एक्सेस सिक्योरिटीज नॉट अवेलेबल इन देयर डीपी अकाउंट, मतलब जो इसके डीपी अकाउंट में नहीं था, मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट में थी नहीं था, उससे ज्यादा अमाउंट उसने दिखा दिया, जिसका वैल्यू था ऑलमोस्ट 480 करोड़ के आसपास, थ्रू 9 रिलेटेड क्लाइंट्स टिल 31 May 2019, and further transferred excess securities 162 crore to 6 of these 9 related clients till 31 May 2019. इस तरह से ये करप्शन कर रहा था। An amount of 1096 crore was transferred to its group concerned Karvy Realty Private Limited, रियल एस्टेट का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता, ये इनके पास ये राइट नहीं है, बियॉन्ड पावर काम कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट आएगा सर कि कोई भी कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता, तो अभी तो इसका लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब इनका जो हेड है, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा काम करने के बाद भी क्या ज़रूरत था ऐसा डुप्लीकेसी करने का, ठीक है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका ब्रांचेस था, बहरीन, दुबई, मलेशिया, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, बट फिर भी गलत किया सर, गलत किया। ऐसे और भी बहुत सारे गलत एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी फॉर्म करोगे, जो भी काम करोगे, सब ऐसे एकदम ट्रू होना चाहिए, एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और क्या बात है सर कंपनी फॉर्मेशन करने के टाइम पे? एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस ना बन जाए तब तक कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दो, है ना, एटलीस्ट डायरेक्टर का घर का एड्रेस। पर्टिकुलर्स हो सकता है ना कि भाई कंपनी बन गया, रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तक बना नहीं है, कोई बात नहीं, जब बन जाएगा तब तो दे देना। पर्टिकुलर्स में नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स ऑफ फैमिली नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, सिंपल कुछ डेटा, और एवरी सब्सक्राइबर to the memorandum along with proof of identity, and in the case of a subscriber being a body corporate, सब्सक्राइबर मतलब जो कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का डेटा भी चाहिए, सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। द पर्टिकुलर्स में नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स ऑफ फैमिली नेम्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल में, मतलब कंपनी लॉ का जो एडवांस क्लासेस है उसमें एक चैप्टर हुआ था सर, डीन डायरेक्टर बोल के, वहां पर भी इसके डिटेल चर्चा हुआ था, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी of the person mentioned in the article as the subscriber of the memorandum, and such other particulars including proof of identity as may be prescribed. सर आपको शायद मजाक लग रहा है ये सब चीज़ों के बारे में, बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक्चुअली ये सब क्या होता है, नो केवाईसी होता है ना, दिस आर एक्चुअली बेसिकली केवाईसी। आप लोग भी बैंक में केवाईसी देते होंगे ना, क्या रे, आप लोग भी केवाईसी भरते होंगे, है ना। तो बेसिकली डिटेल्स, आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, ये जो अदानी के बारे में भी बात कर रहा था ना कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीने, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स आई थिंक हो गया, 3 मंथ्स होगा मोस्ट प्रोबेबली। अदानी का एक बड़ा केस हुआ था, अदानी, दिखाता हूँ आपको, अगर न्यूज़ मिल जाए, पुराना न्यूज़ है, आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं। रिसेंट न्यूज़ तो बहुत कुछ है, बट पुराना न्यूज़ मिलेगा क्या? बहुत पुराना न्यूज़ है। अदानी मतलब 3 महीना पहले, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अदानी पावर का शेयर लेंगे क्या?
अदानी पावर शेयर, चलो देखते हैं अदानी पावर या अदानी टोटल गैस। ठीक है, टोटल गैस में भी ये देखो किस तरह से ये नीचे आया था। टोटल गैस में सबसे भयंकर हुआ था अदानी टोटल गैस। देखो दिखाते हैं, इतना भयंकर, मतलब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम हो गया था कि कंपनी का जो कंपनी का जो डिटेल्स है ना, मतलब इन्वेस्टर का डिटेल्स है जिनका अदानी टोटल गैस में, या अदानी का कुछ कंपनीज है, अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइज मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे 3-4 इनका अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, तो इसमें से अदानी टोटल गैस, इसका शेयर था चल रहा था सर 1600 पे। देख रहे हैं आप लोग सर? देखो सर ये गैप Yes, देखो, जस्ट लुक हियर। ये कंपनी का डेटा कितना वाइटल होता है। आप लोगों को शायद लग रहा है कि आप बोरिंग डेटा है, ये बोरिंग डेटा मार्केट में इतना वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका डेटा में अगर कुछ गलती निकल गया। एक पुराना केस था, इस केस का प्रॉपर कोई प्रूफ भी नहीं निकल पाया, बट एक पुराना केस था कि अदानी में किसी का 40,000 करोड़ का होल्डिंग था, 40,000 करोड़ का, लेकिन वो कौन है उसका डेटा समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा एक न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स में किसी ने लिख दिया। ठीक है, और जैसे न्यूज़ आया उसके बाद अदानी भी, मतलब सेबी भी उसके बारे में छानबीन चालू किया लगातार। अब यू कैन सी इट हियर सर, 1600 भी इसका शेयर चल रहा था, 1600, 1626, वहां से इसका शेयर धड़ाधड़ ऐसे गिर रहा है ना, रोका नहीं जा रहा है सर। मतलब कोई अगर सोचेगा ना कि मैं बेच के निकल जाऊंगा, मतलब बेच भी नहीं सकता। मेरे को सभी स्टूडेंट, मतलब जिनका भी मतलब बेसिकली एडवाइजरी होता है, मतलब जो बेसिकली पूछते रहते हैं सर क्या करे, सर क्या करे, मेरे को फ़ोन करके पागल कर रहा था सर क्या करे क्या करे। तो मैं उनको चुपचाप एक ही चीज़ बोला कि रुक जाइए, ना तो खरीदिए ना तो बेचिए, चुपचाप रह जाइए। तो देखो सर स्टॉक 800 तक नीचे आया था, 800 तक, 1600 का शेयर 800 तक, आधा से ज़्यादा लोगों का तो हालत वहीं पर टाइट हो गया था। तो कोई सोच रहा था 700 में भी जाएगा, मैं भी सोचा था 650 जाएगा, बट उसके बाद मतलब सेबी की तरफ से कोई ऐसे डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी घोटाले वाला कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई डेटा कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बोला गया इट्स ओल्ड फैक्ट, ये मैटर खत्म हो चुका है, सब कुछ डेटा सही है, शेयर होल्डर भी की प्रॉपर डेटा है, एवरीथिंग इज ओके, नो इशू इज देयर। इसके बाद धीरे 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 आप देख सकते हो जुलाई के बाद घटना घटा था सर जून में, जून के 2 तारीख, वहां से लेके जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना, 1.5 मंथ स्टॉक नीचे ही रहा। उसके बाद देखो फिर से, मैं बोला था सभी को जो उनका भी होल्डिंग था कि चुप रहो, कुछ ना करो। देखो फिर से उस पहले वाला पोजीशन पे आ गया, लेकिन इसको आने में कितना टाइम लग गया, 4-5 मंथ्स लग गया। मार्केट एक ऐसा पेशेंस का जगह है। इफ यू हैव ए नॉलेज, अगर आप सभी चीजें समझते हो, मार्केट का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, तो आपको कौन हिला के रखेगा सर, आपको हिलाना मुश्किल है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, yes, sir. है ना? कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। छोटा सा डिटेल्स, कौन सब्सक्राइबर है उसका डिटेल्स का बात था कि भाई उसका डिटेल्स नहीं, कोई एक लिख दिया। ऐसे एक पुराना केस था सच में, इसका एक कुछ अमाउंट का केस था, बट वो सब ओल्ड केस, बट मार्केट को क्या पता ओल्ड क्या है न्यू क्या है। मार्केट तो फ्रैक्शन ऑफ डे पे काम करता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स पे काम करते हैं। फटाफट धड़ाधड़ शेयर बेच के लोग निकलना चालू किया। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता, उनको बस अपना टेक्निकल नॉलेज है कि मार्केट आगे बढ़ेगा नीचे आएगा। ठीक है, जो बेसिकली कैंडल स्टिक्स वगैरह समझ के काम करते हैं। फंडामेंटल्स वाले के अंदर नॉलेज होता है, जिनको पता होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको पता नहीं होता वो पागल हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसको लॉस हो जाएगा, वो बोलेगा शेयर मार्केट जुआ है, ये है वो है। बट इफ यू हैव ए नॉलेज तो मार्केट जुआ नहीं होगा सर, एटलीस्ट मार्केट एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, रिस्क रहेगा, बट अगर आपको नॉलेज रहेगा तो रिस्क टेकिंग अच्छे से कर सकते हो, रिस्क को कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो। तो एग्जैक्टली डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे भी ये सब डेटा आपसे एकदम प्रॉपर वे में लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या सर, द पर्टिकुलर्स ऑफ दी, क्या हो गया भाई, the particulars of the interest of the person mentioned in the article as the first director of the company in the form of the body corporate along with, अगर कोई body corporate भी कंपनी का कोई पार्ट बन रहा है, उनका डिटेल्स, director of the company in such form as the manner prescribed। तो जैसे जैसे बोलेगा आप सारा का सारा डिटेल्स को पुट करो। ठीक है, ये था नंबर 1। ठीक है, फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्टर।
समझ में आ गया सर कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। पॉइंट 2 में क्या है सर? पॉइंट 2 इज इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही आप सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, आपको इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही तो सब कुछ है, एंड इंफॉर्मेशन फील्ड shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that a proposed company is incorporated under this act। सिंपल बात है कि फलाना कंपनी, फलाना डायरेक्टर्स, ये वाला फलाना प्रोमोटर, ये वाला कंपनी को इस एक्ट के तहत, जैसे अभी चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, इससे पहले चलता था 1956, ठीक है, उससे पहले 1913 से भी चालू हुआ था, तो वो सब छोड़ो, 1956 एक्ट के तहत, सॉरी 2013 एक्ट के तहत ये लिस्टेड हो चुका है। उसके बाद जैसे ही लिस्टेड हो जाएगा, थर्ड स्टेप है, आपको एक सीन नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? सीन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे डायरेक्टर को डीन दिया जाता है, कंपनी के केस में सीन दिया जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर। ऑन एंड फॉर्म द डेट मेंशन in the certificate of incorporation, the registrar shall allot the company a corporate identity number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate। समझ में आ रहा है सर? पॉइंट 4, स्टेप 4 में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। Maintenance of copies of all documents and information the company shall maintain and preserve at its registered office। ये जो भी डेटा होगा ये सब कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होगा। For all documents and information as originally filed, जो भी ओरिजिनल था, till its dissolution under this act, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता। डिसोल्यूशन समझते हो? कंपनी को जन्म देता है लॉ और कंपनी को खत्म भी करता है लॉ। तो जब कंपनी खत्म होता है तो उसको डिसोल्यूशन होना बोलता है। तो जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाता एज पर लॉ, ठीक है, बिकॉज कंपनी को जन्म देने वाला भी लॉ है और कंपनी को मारने वाला भी लॉ ही है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जन्म किसने दिया? भगवान। मारेगा कौन? भगवान या ऊपर वाला अल्लाह, जो भी बोलो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर लॉ है, जब तक लॉ आपको खत्म नहीं करता आप डॉक्यूमेंट्स को क्या कर नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे आप जब तक जिंदा हो, आजकल क्या हो गया, आप जिंदा हो इसका प्रूफ क्या है? अरे आधार कार्ड। आप जिंदा हो इसका प्रूफ है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार, ठीक है। ऐसे आधार में ही आजकल सब कुछ है, आम आदमी का अधिकार, ठीक है। आप जिंदा हो, आपका आधार कार्ड से आपको पता चल जाता है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो। कौन है आप? पता नहीं। हाँ सर, आप कौन हो पता नहीं। वो एक मूवी में दिखाया था, मतलब कौन? तुकाराम, तुकाराम ऐसा कुछ नाम था, मोस्ट प्रोबेबली जॉली एलएलबी या फिर नहीं, जॉली एलएलबी नहीं, जोले एलबी 2 उसमें हुआ था क्या? और कागज मूवी भी हाँ उसमें भी, और पंकज त्रिपाठी का कागज मूवी, उसको डेथ सर्टिफिकेट दिखा के उससे प्रॉपर्टी ले लेता है। अच्छा मतलब पूरे मूवी में वो खुद को ना वो साबित करता रहता कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। बेचारा किडनैप भी कर लेता है, फिर भी कहता नहीं तुम मरे हुए हो। समझ रहे हो सर? बस यही बात है, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट्स यही है कि आप जिंदा हो, कंपनी जिंदा है। फिफ्थ स्टेप क्या है? फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन or suppression of material facts at the time of incorporation। At the time of incorporation, if any person furnishes any false or incorrect particulars, अगर आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत डेटा प्रूफ करते हो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी में जमा करते हो, और सप्रेसेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई मटेरियल का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल, कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी अगर आप सप्रेस करते हो, of which he is ever in any of the documents filed with the register in relation to the registration of the company, तो आपको फ्रॉड पे चार्ज पे सेक्शन 447 पे फ्रॉड का चार्ज लगाया जाएगा और आपको बेसिकली जेल में डाल दिया जाएगा, साथ में फाइन पेनल्टी सब चार्ज किया जाएगा। आगे देखो साहब, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुका है सारा का सारा डिटेल्स, बट वो सब अगर फॉल्स है या इनकरेक्ट है, और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, अगर ऐसा है इनकॉर्पोरेशन के बाद, but at any time after the incorporation of a company it is proved that a company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or the information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent activity,
अगर किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्शन, the promoters, the person named as the first director of the company and the persons making declaration under this section shall be liable to action fraud under section 447. द कंपनी भी फ्रॉड है और जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसको भी फ्रॉड का सजा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, अगर गलतियां होगा तो ट्राइब्यूनल आ जाएगा सर, या ट्रिब्यूनल जो भी बोलो, बेसिकली कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, एनसीएलटी या एनसीएलटी के नाम से जाना जाता है सर। पर a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made or incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal, tribunal मतलब लॉ का जो बोर्ड है, ठीक है, कंपनी के केस में, may on application made to aid on being satisfied that the situation so warrants, ठीक है, तो वो ऑर्डर पास करेगा, pass such orders as it may think fit for regulations of the management of the company including changes if any it is memorandum and articles। अगर उनको लगता है तो ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, उनको ट्राइब्यूनल बोलेगा कि भाई आप अपना एमओए को चेंज करो। सपोज कंपनी कुछ काम, दूसरा काम करता था, ठीक है, अभी कुछ और काम करता है, लेकिन कंपनी ने अपना मेटेरियल फैक्ट को छुपा लिया, बोला नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, अगेन शेयर मार्केट आ जाता है। सर क्या करें, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो शेयर मार्केट रोज आ जाता है। आप लोग शायद सोचते होंगे सर आप जबरदस्ती शेयर मार्केट को खींचते हो। नहीं सर, एक्चुअली आपको नॉलेज मिल जाता है और कुछ नहीं। जैसे मानो कि एक कंपनी था बॉम्बे ऑक्सीजन बोल के, ठीक है, ये मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में बात किया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो ये एक स्टॉक है, अब इस स्टॉक का ग्रोथ देखो सर, ठीक है, लास्ट 1 मंथ में इसका ग्रोथ देखो, ऐसे 6 मंथ में तो और भयंकर, ठीक है, नीचे आ गया है, बट ये देखो सर, ऐसे पता नहीं कि इसका क्या चलता रहता है, विदाउट एनी वैलिड रीजन इसका अप डाउन क्यों चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी आपको एक चीज बताता हूं, क्या नाम है कंपनी का, बॉम्बे ऑक्सीजन। अरे दिख रहा है क्या, लिस्टेड कंपनी है सर, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। अरे जल्दी बोलो, दिख रहा है ना? कंपनी का नाम बॉम्बे ऑक्सीजन। क्या हुआ था सर, ये जिस टाइम पे सेकेंड वेव आया था ना, सेकेंड वेव के टाइम पे, आपको दिखाता हूँ, ये देखो सेकेंड वेव, 1 ईयर का डेटा लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सेकेंड वेव के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये कंपनी ऑक्सीजन बनाता है। आपको क्या लग रहा है, ऑक्सीजन बनाता है क्या? यस सर। नहीं सर, ये देखो यही यही मार्केट में लोगों ने सोचा था। 10,000 का स्टॉक था, सेकेंड वेव आया था ना सर अप्रैल के टाइम पे, ये देखो 10,000 से शेयर का दाम आ गया था 23,000 पे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें खरीदारी चालू कर दिया था। लेकिन एक्चुअली इसका ऐसा कोई बात ही नहीं है, ये कोई ऐसे, हाँ, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। किसी जमाने में इसका नाम वैसा रखा और उसका सब लोगो देखो, लोगो भी ऑक्सीजन जैसा, आदमी समझेगा ये। किसी जमाने में ये कंपनी, और मतलब ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल लेवल में जो भी चीज़ें होते हैं ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इनका काम था, बट अभी इसका नाम चेंज नहीं किया, तो इसने नाम वही रख दिया बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बोल के। देखो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर नहीं करता। हो सकता है कि उस लेवल ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, मैं इसका फंडामेंटल्स अभी पूरा नहीं देखा, ठीक है, बट लोगों को लगा था कि ये ऑक्सीजन बनाने वाला कंपनी है, तो धड़ाधड़ इस कंपनी का स्टॉक में यहाँ से यहाँ आ गया था, बट विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। उसके बाद देखो धड़ाधड़ नीचे गिर गया। ठीक है, जितना धड़ाधड़ उठा था उससे थोड़ा स्लोली नीचे गिरा, बट फिर भी नीचे गिरा। मतलब लोग जिनके पास इनका होल्डिंग था वो सेल नहीं कर पाया, ठीक है, बिकॉज इतना फास्ट जब नीचे गिरता है ना, सेल करना नामुमकिन हो जाता है। बेसिरभाग खेल में, मतलब ज़्यादातर केस में क्या होता है, प्रोमोटर के हाथ में पूरा खेल चलता है, जिनके हाथ में है। तो सेबी कोशिश करता है ऐसी कंपनीज को कंट्रोल करने का, ठीक है, कर भी रहा है, इसलिए देखो रेक्टिफाई भी हुआ है, ठीक है, तो फिर से आ गया 13,000 के रेंज पे, मतलब जो इसका शायद शेयर प्राइस का इसका वैल्यूएशन ये मार्केट में रखा है। अब ये सब बातें क्या बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट में डिटेल्स बता पाता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर मानो कि कोई कंपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट का काम करता है, या फिर नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का काम करता है, तो ये मेटेरियल फैक्ट हो गया ना। अगर आप ये सब चीज़ें चेंज करोगे कि नहीं करोगे? यस
आपको चेंज करना जरूरी है। अगर कोई चेंज नहीं करेगा तो फिर वो तो खराब बात है ना सर, बहुत खराब बात है, ये तो फ्रॉड हो गया। तो एग्जैक्टली तो ट्राइब्यूनल क्या बोलता है कि अगर ऐसे केसेस में वो क्या बोलेगा, मेमोरेंडम चेंज करो, आर्टिकल्स को चेंज करो, ठीक है, तभी तो एमओए इतना वाइटल है। वाई एमओए इज सो वाइटल? मेमोरेंडम में लिखा रहता है कंपनी क्या करता है नहीं करता है, ठीक है, और एओए में कंपनी डे टू बेसिस में कैसे क्या काम करता है उसका डिटेल्स होता है। मैं बात करूंगा बाद में, एमओए का डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो अगर ट्राइब्यूनल को लगता है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा और आपको बोलेगा कि भाई चेंज इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। ऐसा भी कर सकता है कि जो मतलब अगर आप ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करोगे, मार्केट में जितना लोन वगैरह रहेगा, जितना लायबिलिटी रहेगा, उसको लिमिटेड लायबिलिटी से क्या कर देगा, लिमिटेड टू क्या कर देगा सर, समझ रहे हो क्या? अनलिमिटेड अनलिमिटेड, लायबिलिटी का है। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब ऑनर के प्रॉपर्टी पे भी। मतलब जितना शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी का, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में भी लेंडर का हक आ जाएगा। मतलब जो हाथ कंपनी लग को, जाएगा। हाँ सर एकदम, जो कंपनी अपना को घर लोन बेच दिया, के दो। हाँ अपना घर बेच के दो, एग्जैक्टली ठीक है, ऐसा ऑर्डर पास कर देता है। मतलब बेसिकली आपके आपके सर का जो छत है वो भी जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के काम करना चाहिए ना, गलतियां करोगे तो फंसोगे। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर। लोगों को लगता है ना, जब पैसा दिखता है ना, लोगों को कुछ भी फ्रॉड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले बहुत ज्यादा होता था, आजकल काफी कम हो गया है। सामने अगर मानो कि किसी के सामने 300 करोड़ का कोई सामने कुछ है, उसके लिए अगर उसको बोला जाता है ना भाई फ्रॉड कर, मजा आ गया भाई, मिल तो गया ना 300 करोड़। अरे बाद में तेरा क्या हालत हो सकती है तेरे को क्या पता। हाँ, खुद भी मरेगा, फैमिली भी मरेगा। लेकिन लालच लालच चीज बहुत खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक। इसलिए मेहनत का खाओ, ग्रोथ रीजनेबल रहे अच्छा है। टू मच ग्रोथ इज नॉट गुड सर, ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा रीजनेबल से, मतलब अनरीजनेबल ग्रोथ इज नॉट गुड। देखने में अच्छा लगता है बट हजम करना कहीं पर बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी, डायरेक्टली आरओसी से नाम रिमूव कर देगा। अच्छा, ये आप लोगों को पता है, मैंने मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले दिन, मोस्ट प्रोबेबली जस्ट बिफोर दी दिवाली, आप लोगों को जो मैंने कंपनी का डिटेल्स पढ़ा था उसी दिन आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस दिया था। आप लोग देखा है क्या किसी ने? 700 750 कंपनीज को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के आरओसी ने 750 कंपनीज को डीलिस्टेड किया। देखा था आप लोगों ने, किसी ने भी? एनीवन? मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में था। ऐसे वो प्रॉपरली यस मैं सर। हाँ नहीं शो कर पा रहा था क्योंकि पेपर में बहुत बड़ा न्यूज़ आया था। इवन मैंने रिकमेंड भी किया था सबको कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया लो उस दिन का, और देखो कि कितना सारा कंपनी को डिलिस्ट किया है आरओसी से। इसका कुछ रीजन था, कुछ कंपनीज तो मतलब काम भी चालू नहीं किया, किसी ने गलती किया, अलग अलग रीजन है। बट जो भी किया था एज पर कंपनीज एक्ट, उसका पूरा रियल लाइफ डेटा आया था। किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा था उस दिन का? दिवाली का पहले का बात कर रहा हूँ, मतलब उसी वीक में। मेरा मेरा कहने का मतलब है दिवाली से अगर छुट्टी आया था बुधवार को, कंपनी लोग तो फ्राइडे को, मोस्ट प्रॉब्ली मैं शनिवार सैटरडे या संडे का बात कर रहा हूँ। किसी ने भी देखा था सर? आपका स्टेटस देखे थे। बस स्टेटस देखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया लेना चाहिए था देखने के लिए। आप लोगों को ये सब चीज़ के लिए क्यों खर्चा करें? सर ने बोल दिया, अरे से नॉलेज बढ़ जाता, देख लेता तो। अच्छा देखो आगे देखो सर खाली फोकट में चिल्लाते रहते हो, काम ही क्या है? স্যার টাইমস অফ ইন্ডিয়া তো দেখিনি, দ্য হিন্দুতে দেখেছিলাম নিউজ ओके, এসেছিল। बस कोई भी कंपनी देखोगे तो चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे देखा, इसलिए टाइम्स पे था। द हिंदू में देखा तो था तूने? হ্যাঁ স্যার 1.5 পাতা দিয়েছিল। हाँ हाँ, 1.5 पाता, इस 1.5 2 पाता का ही था। लंबा 700 750 पेज का पूरा था, क्या क्या कंपनी को डिलिस्ट किया, रीजन के साथ भी नीचे एज पर कौन सी लॉ के हिसाब से सब कुछ बोला हुआ था। ओके, आपके आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने उसको बोला था, ठीक है। इस तरह का ख्याल रखिएगा तो आपको भी नॉलेज मिलता जाएगा। और क्या ऑर्डर पास कर सकता है? पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब ये सबसे खतरनाक चीज़ है भाई, बंद करो कंपनी, वाइंड अप करो। हाँ, गलत काम करते हो या फिर जो बोलते हो वो नहीं करते, फ्रॉड करते हो,
पास सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट, और भी कुछ अलग ऑर्डर भी दे सकता है जो ट्राइब्यूनल को ठीक लगता है, ठीक है। प्रोवाइड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, ऑर्डर देने से पहले द कंपनी शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन दैट मैटर, कंपनी को अपने तरफ से जो भी सफाई गाना हो वो बोल सकता है, क्योंकि कोड में सबको अपने तरफदारी करने का हक है भाई। अपने तरफ से अपने बचाव पे अगर आप कुछ भी बोल सकते हो, रीजन दिखा सकते हो, प्रॉपर रीजन, तो आप कर सकते हो सर। The tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. मतलब कंपनी को वाइंडिंग अप करने से पहले या फिर बेसिकली लिक्विडेट करने से पहले, ठीक है, कंपनी का अगर मार्केट में कोई भी ऑब्लिगेशन रहेगा, कोई टैक्स बाकी रहेगा, ठीक है, कोई भी लोन बाकी रहेगा, ठीक है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट बाकी रहेगा, वो सब कुछ क्या करना होगा, हाँ, वो सभी चीजें देना होगा, ठीक है, तभी जाके आप कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हो। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं चलेगा, प्रोसेस चलता जाएगा। इसीलिए कंपनी बंद करना आसान होता है, सॉरी, कंपनी स्टार्ट करना आसान होता है, कंपनी बंद करना उससे और भयंकर होता है। इसीलिए बोलते हैं कंपनी का परपिचुअल सक्सेशन चलता रहता है, ठीक है, कंपनी इतना जल्दी मरता नहीं है। तो जो भी हो, क्या आप लोगों को लंबा प्रोसेस समझ में आया सर? अरे 7 प्रोसेस ऑफ कंपनी, मतलब इसमें कंपनी बनाना से लेके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके कंपनी को अगर किसी भी गलती के कारण ट्रिब्यूनल का ऑर्डर तक सारे के सारे चीज़ें सिंप्लीफाइड एरिया में आपको समझाया गया, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोफॉर्मा था, मतलब सिंपल स्टेप्स था, आपको याद रहना चाहिए। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, ये पूरा खेल को करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए देयर इज अ सीरियसली सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं सर स्पाइस के नाम से। फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इसका नाम है स्पाइस। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में, अभी आपको लेके चलता हूँ, रुको। हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब क्यों करा जा रहा है सर गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि बिजनेस करना आसान हो जाए, बिजनेस करना आसान हो जाए। मतलब पहले क्या था ना, हर बात बात में गवर्नमेंट की घंटा, गवर्नमेंट ऑफिस का घंटा हिलाओ, दरवाजा हिलाओ, ठीक है, ऑफिस में जाके घंटा बजाओ, फिर भी कोई नहीं सुनने वाला है। आजकल ये सब चीज़ें खत्म हो गया है। जैसे प्राइवेट कंपनीज का है ना, कुछ भी बोलो फटाफट सुन लेता है। हाँ भाई, सिंपल उनका फंडा है, बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं, फैलो कोड़ी माखो तेल, मतलब समझते हो? फैलो कोड़ी माखो तेल मतलब पैसा फेंको और अपना चीज लो। बट सरकारी लेवल में पैसा फेंक के भी काम नहीं होता है ना सर, क्या रे? सरकारी लेवल में पैसा फेंक के भी काम हो जाता है क्या? नहीं सर। पहला बात तो सरकारी लेवल में पैसा फेंकने का बात ही नहीं आना चाहिए, ये बात तो आपको ध्यान से, मतलब पैसा किसी को इलीगल पैसा क्यों दे सर? हाँ, उनका काम है वो करेगा, बट फिर भी देखो करता नहीं है, बिकॉज वही डुप्लीकेसी जो भी हो, देश का एक बड़ा बेकार का कल्चर बन गया है, और यही कल्चर इनको मारेगा सर, यही कल्चर इसको मार भी रहा है। क्या कि जो लोग सरकारी लेवल को पहले कंट्रोल कर रहा है अभी तक, इनके गलती के कारण आगे आगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होना ही बंद हो जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन बंद हो जा रहा है, जो भी काम है प्राइवेट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। भगवान करे कि कुछ अच्छा हो जाए, बट क्या है ना, लोगों का मेंटेलिटी ऐसा हो गया, सरकारी लेवल में हूँ तो कुछ भी करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, पहले जॉब जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक इतना ऑनेस्ट रहता है, और जॉब मिलने के बाद डिसऑनेस्टी का लेवल बढ़ जाता है। जो भी हो, बात को समझने लायक है सर, और ऑनेस्टी तो रहना चाहिए। कोई बोलेगा जितना पेमेंट देता है उससे होता नहीं है, तो फिर जॉब छोड़ दो, कुछ और देखो, उसमें रह के डुप्लीकेसी क्यों करोगे? मतलब पहले कुछ नहीं था तब बोलता था कुछ नहीं है, जब कुछ होता है तब बोलता है इसमें कुछ नहीं होता। मतलब आप एक्चुअली बेसिकली हम लोग वही ना, जब इंसान एक बड़ा कबीर दास का एक बड़ा फेमस लाइन है गाने का, बोलते जब इंसान दाल रोटी से ऊपर सोचता है ना, जिंदगी में तकलीफ तभी चालू हो जाता है, ठीक है, सभी की जिंदगी में। मैं थोड़ा सा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बात हो गया, बट ये करप्शन के पीछे सबसे बड़ी रीजन यही है कि इंसान जब दाल रोटी से ऊपर सोचने लगता है ना, जीने के लिए जितना जरूरी है इतना अगर सोचता है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
इनोवेटिव वे से, ऑनेस्टी से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर दाल रोटी से ऊपर सोचना चालू करे, इंसान गलती चालू कर देता है, और एक गलती से दूसरा गलती, दूसरा गलती से तीसरा गलती, और क्या चालू हो जाता है सर? क्या चालू हो जाता है साथ में? करप्शन। जो भी हो, गवर्नमेंट ये करप्शन को दूर करने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए और करप्शन के कारण बिजनेस को ना फंसाने के लिए, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंकिंग डे बाय डे बढ़ा है ना सर? 2000, आपको मैं इंटरनेशनल रैंकिंग दिखाता हूँ सर। गलती तो हमारा भी, अगर हम करप्शन देंगे नहीं तो लेगा किससे? दोनों सर। तरफ से गलती है। बात एक्चुअली, अरे देख, मैं तो सभी का गलती का बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ सरकारी लेवल में जो लोग हैं उनका ही बात कर रहा हूँ क्या? ठीक है, ऐसा बात तो नहीं है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ ओवरऑल, जो पब्लिक एट लार्ज, हम सभी का गलती है, ठीक है। जो देता है वो भी गलत है, जो लेता है वो भी गलत है, सभी कोई गलत है सर। दोनों इतना इक्वल दोषी है, इक्वल दोषी। ये सिस्टम ही पूरा डब्बा सिस्टम है, ये एक गलत बेकार का सिस्टम है। ये सिस्टम से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? आप देखो ना, जो डुप्लीकेसी का खाता है, आप देखो एक बार दुनिया में, जिसके घर में भी, मेरे घर में देखो, आपके घर में देखो, किसी और के घर में देखो, जिसके घर में डुप्लीकेसी का पैसा है, उसका पैसा डुप्लीकेट वे में ही खर्च होता है। मैंने तो देख लिया सर, आगे भी देखूंगा शायद। मतलब कुछ ना कुछ फालतू का रोग, फालतू का डिजीज, हाँ, मतलब वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, या तो लड़का गलत काम कर रहा है या तो लड़की गलत काम कर रही है, कुछ ना कुछ, पैसा रहता नहीं है। इसीलिए सिंपल लाइफ होना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए, टॉप क्लास कंट्री बना सकते हैं हम लोग। पैसे से क्वालिटी लाइफ नहीं बनता, नहीं बनता सर। दुनिया प्रूव किया है इससे पहले भी। सिर्फ पैसे इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ के लिए क्वालिटी सोच होना चाहिए, तब जाके क्वालिटी लाइफ होता है। अब क्या करे सर, लेकिन अभी सभी की किसके पीछे भाग रहा है? सब पैसे की। मैं बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना इस रेस से बाहर हूँ ऐसा दुनिया है, सबको भागना पड़ता है एक ही चीज के पीछे, पागल की तरह, पैसा 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 पैसा। हाँ, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। अब जो जितना ज्यादा करेगा उतना पागल बनेगा, और उस पागलपंथी के कारण कुछ भी करे जा रहा है। जो भी हो, धीरे धीरे सभी चीजें बदलेगा। वो एक इसका एक रणवीर सिंह का एक बड़ा फेमस लाइन चल रहा है, टीवी में एक ऐड आता है, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए वो बोलता है ना, कुछ तो बदलेगा। मेरे को भी लगता है कुछ तो बदलेगा। ये रहा भारत का डेटा, कहाँ है सर? ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग। देखो, हम लोग इसको जनरल नॉलेज में पढ़ लेते हैं कि भारत ईज ऑफ डूइंग में 63rd में है। अरे भाई, 63rd पे पहुंचने से पीछे का कहानी क्या है, ये कोई नहीं सच सोचता कि भारत 63rd में पहुंच गए, ये देख लिया। हाँ सर, इंडिया रैंक 63rd, इससे पहले कितना था? हाँ सर, वर्ल्ड में 204 के आसपास कंट्रीज हैं, उसमें से भारत ईज ऑफ डूइंग, मतलब टॉप लेवल कंट्री नहीं बन गया, एटलीस्ट बिजनेस करना आसान हुआ, उसमें भारत 63rd में पहुंचा, और वो भी कब? 2014 के बाद। ये एक अच्छी बात है सर, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकता हूं मैं। और ये डेटा से मैं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल डेटा है, कोई करप्टेड डेटा तो है नहीं ये। यू कैन सी इट हियर। इंडिया 2014 में 130 में था, उसके बाद 142 में चला गया था, उसके बाद ये धीरे 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 धीरे, ये देखो 123, 33, 122, 120, 134, 116, और फिर 77, इस तरह से अभी चल रहा है सर। सॉरी, मैं गलत दिशा में गया क्या? सॉरी, इधर से आ रहा था, 142 था, और उसके बाद 77 आया था, फिर 63rd में पहुंचा, 63rd में पहुंचा। तो ये एक गुड साइन, गुड साइन। इवन हम लोग ऑलमोस्ट सऊदी अरब के आसपास में हैं, मेक्सिको हमसे बेहतर है, ठीक है। तो ये लॉ के कारण हुआ है सर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ, डेवलपमेंट इन लॉ। जब आप बिजनेस की लॉ को इजी करोगे तो बिजनेस करना भी आसान होगा। लॉ का अहमियत को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। जब आप लॉ का इंपॉर्टेंस को समझोगे तो आप ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझ पाओगे, मतलब लॉ किस तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। पहले लॉ का क्या प्रॉब्लम था? पहले लॉ बहुत टफ था, पहले का लॉ टफ था, ठीक है। टफ लॉ के कारण क्या होता है? करप्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इजीनेस आना चाहिए। तो अभी लॉ को इजी किया गया, ठीक है, सबके लिए। जब तक टफ था मतलब क्या? सबके लिए ओपन करो, मतलब सिंपल बात है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही बड़ा कंपनी बना सकता है। किसने प्रूव किया रिसेंटली? पेटीएम ने। पेटीएम के
हाँ सर, पहले तो सर लॉ में फाइन भी बहुत कम था ना, इतना कम फाइन था, अब कितना कम करप्शन करो, हजारों का फाइन था, अब तो करप्ट वो भी बढ़ा दिया, फाइन बढ़ा दिया। हाँ फाइन भी बढ़ा दिया, डर भी आ गया है ना। तो रिसेंटली हर्ष गोयनका ने पेटीएम के बारे में एक बहुत अच्छा लाइन बोला, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था। मुझे बहुत अच्छा ये छू सर गया सर, लाइन लाइन छू गया एकदम, दिल दिल को छू के निकला, बहुत अच्छा बात किया। बोला कि ये देखो, ये वाला एक लाइन बोला, ट्वीट किया था हर्ष गोयनका ने। हर्ष गोयनका जानते हो ना, ये बेसिकली बड़ा बिलेनियर है सर, कोलकाता बेस्ड बिलेनियर है। ये आपका जो संजीव गोयनका और हर्ष गोयनका दो भाई है, आरपी रामप्रसाद गोयनका का, मतलब पूरा जो कोलकाता बेस्ड, जो पहले जूट मिल था, उसके बाद इन लोगों का मेन बिजनेस हो गया आपका ये जो स्पेंसर्स, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सब चीज़ों का, सभी चीज़ इनका है। रिसेंटली एक टीम खरीद रहा है ना आपका, लखनऊ का आईपीएल का टीम, उनका भाई, इसका भाई खरीदा। हर्ष गोयनका भी उससे भी बड़ा बिजनेसमैन है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया, टू प्रॉस्पर इन न्यू इंडिया यू डोंट नीड फैमिली बैकग्राउंड, नॉलेज ऑफ ग्रेट इंग्लिश ये भी नहीं चाहिए आपको। जैसे एक परसेप्शन बन गया ना कि इफ यू नो गुड इंग्लिश देन ओनली यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, ऐसा तो बात है ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो इसको कभी नहीं मानता। ठीक है, अगर आपको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, ये कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा इंग्लिश से आप अच्छा कॉल सेंटर में काम कर सकते हो और कुछ नहीं। और मनी यू नीड, मतलब पैसा का भी जरूरत नहीं है, यू नीड टू ड्रीम, परसिवियर एंड वर्क हार्ड। ये तीन चीज अगर आपके अंदर हो तो देखो सर, टीचर्स का अच्छा सन है, फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, फ्रॉम ए हिंदी मीडियम स्कूल, इज डूइंग द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, 18,400 करोड़ ऑलमोस्ट, इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ, एक टीचर का बच्चा दिखा दिया कि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सेम कहानी लग रहा है ना रिलायंस का, जो धीरूभाई अंबानी का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ऐसे मुकेश अंबानी का क्रेडिट इससे कम नहीं होता, बट इनका पापा धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस बनाया, उनका भी कहानी ऐसा ही है, टीचर का बच्चा, टीचर सन, वो भी टीचर्स का सन थे प्राइमरी लेवल में। तो बदल रहा है सर, इंडिया बदल रहा है। बस अब इस जो बदलने वाला जो ये जो खेल चल रहा है ना, इसको कितना पॉजिटिवली हम आप लोग ले सकते हैं, इसको देखना चाहिए सर। और इसमें लॉ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलो आपको मैं थोड़ा स्पाइस समझा देता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्टेप टुवर्ड्स इजी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस इजीली सेटअप हो जाए। MC has simplified the process of filing forms of incorporation of a company through simplified pro forma for incorporating company electronically. कहाँ जाना पड़ेगा? MCA के साइट में चले गए सर, स्पाइस कहाँ देखने को मिलेगा? MCA के सर्विस में जाएंगे तो दिख जाएगा। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के साइट में आप क्या क्या मिल सकता है आपको? एज यू कैन सी, ये देखो, DSC सर्विस में डिजिटल सिग्नेचर, डीन सर्विस में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मास्टर डेटा, LLP, ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ई फाइलिंग, कंपनी सर्विसेज के लिए। ये देखो, जैसे मैं कंपनी सर्विस में क्लिक किया, देख रहे हो सर, कॉमन सेंस में आप भी इतना बड़ा साइट को आराम से देख सकते हो। जैसे मैंने कंपनी सर्विस में कर्सर को रखा, क्या दिखाई दिया? कंपनी नेम चेक करो कि जो कंपनी बनाना चाहते हो वो कंपनी मार्केट में कोई और लेके तो नहीं रखा। हाँ सर, आप कंपनी नाम चेक कर सकते हो, जब आप कंपनी को बनाओगे ना तो आप कंपनी नाम चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई यूनिक नाम है तो आप कंपनी नाम को रिजर्व करके रख सकते हो। समझ में कुछ आ रहा है? रिजर्व यूनिक नेम। यस सर। अभी बिजनेस नहीं करना है, फ्यूचर में करना है, बट इफ यू वांट टू रिजर्व योर नेम देन रिजर्व करके रखो। ठीक है, ये रहा स्पाइस, स्पाइस प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, ये रहा स्पाइस। यूजर नेम क्रिएट करना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके अंदर जाके आप जो भी डेटा है स्पाइस के थ्रू से अपलोड करो, अपलोड ई फॉर्म, मेक पेमेंट, एनुअल ई फाइलिंग, बस काम खत्म, पैसा हजम, बिजनेस आपका बन जाएगा सर। आप लोगों को समझ में आया सर? सिंपल बात है, स्पाइस में जाओ, जो भी डेटा है पुट करो, डेटा पुट करो और कंपनी बना दो, बस यही तो है। इसके लिए कंपनी ने बना दिया सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद क्या हो जाएगा?
जैसे आपका वो पॉइंट आ जाता है, ये मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ जैसे एक्चुअल में होता है। उसके बाद यहाँ रखो इनकॉर्पोरेशन, जैसे सब बन जाएगा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर कंप्लायंस फाइलिंग रेगुलर बेसिस में, फिर अप्रूवल सर्विस, चेंज कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है, चेंज मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सर्विस, क्लोज कंपनी, कंपनी को क्लोज करना है उसका भी तरीका है, लिक्विडेट करना है, वाइंडिंग अप करना है। समझ में कुछ आया? अरे ये प्रैक्टिकल एरिया है, यस सर। ये प्रैक्टिकल एरिया है, कंपनी के लेके, कंपनी को शुरुआत से लेके कंपनी को खत्म करने तक, ठीक है, जन्म देने से लेके मार देने तक पूरा प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो ये सिस्टम है, इस तरह से चलता है। अगर आप ये सब डेटा में जाओगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सभी जगह से मिलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्यों, ज़्यादा, एक्चुअली यही एरिया है जहाँ से हम आपका हमारा किताब बनता है, ठीक है, यहीं से होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली यहीं से, मेन लॉ से यहीं से लिया जाता है और सभी चीज़ें आपको बताया जाता है। सर ठीक है रिपोर्ट सर? फाइलिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास किया जाता है ना? कौन सा रिपोर्ट फाइलिंग अगर हो? मतलब जो क्या कहते हैं ऑडिट का रिपोर्ट फाइलिंग होता है, अगर कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला वगैरह होता है तो यहीं पे फाइल किया जाता है ना, मतलब उनको लेटर के साथ सेंड किया जाता है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट हाँ अफेयर्स हाँ, में। अगर कुछ ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है तो वो भी यहीं के किसी के थ्रू से होगा। अदरवाइज ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के थ्रू से भी होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के थ्रू से भी होता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से भी होता है। समझ रहे साहब? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकॉर्पोरेट तो हो गया, अब देखना है कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट देखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी जब एक बार रजिस्टर हो गया, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन who may from time to time become members of the company shall be a body corporate, मतलब वो कंपनी का पार्ट बन जाएगा by name contained in the memorandum. Such a registered company shall be capable of exercising all the function of an incorporated company under this act and having perpetual succession. कंपनी का क्या होता है सर? perpetual succession, मतलब कंपनी कभी मरता नहीं है, कंपनी कभी खत्म नहीं होता, कंपनी कभी बंद नहीं होता, मतलब ऐसे सिस्टम है। हैंड टू हैंड कंपनी का ओनर मर जाए बट कंपनी नहीं मरेगा। आज कोई डायरेक्टर है, कल और डायरेक्टर आ जाएगा, कोई आज प्रमोटर था कल कोई दूसरा प्रमोटर आ जाएगा, मतलब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। प्रमोटर तो स्टार्टिंग में जो होता है वही होता है, बट कोई ना कोई कंपनी का आ जाता है सर। कंपनी इतना जल्दी खत्म, मतलब जल्दी क्या, मतलब कंपनी नॉर्मली मरता नहीं है, बट हाँ अगर कंपनी को बंद करने का कोई सिचुएशन आ जाए तब बंद करना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान मोटर जो टैक्सी बनाने वाला कंपनी था, बंद हो गया है ना, मतलब बहुत दिन चलने के बाद हिंदुस्तान मोटर जो टैक्सी देखते हो ना कोलकाता में, ये पीला टैक्सी, अरे घर 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 में एम्बेसडर गाड़ी, एक टाइम पे भारत का था, अभी वो कंपनी बंद हो गया है। ऐसे और भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट वो एक फेमस एग्जाम्पल था मेरे सामने। अच्छा, क्या बताते सर? पावर टू एक्वायर, कंपनी किसी और को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू सू एंड बी शूड बाय द सेड नेम। मतलब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेता है, किसी को होल्डिंग कर लेता है ना, अपना प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकता है, टैंजिबल भी ले सकता है, इंटैंजिबल भी ले सकता है, किसी का गुडविल कॉपीराइट भी ले सकता है ना। टैंजिबल्स मतलब एसेट्स, इंटैंजिबल मतलब इंटैंजिबल एसेट्स, जैसे किसी का गुडविल ले लिया, किसी का कॉपीराइट ले लिया, ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या रे? ये देखो रिसेंटली बहुत सारा केसेस है, जैसे रिसेंटली अदानी के बारे में एक न्यूज़ चल रहा है कि अदानी कुछ बड़ा बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है। क्या न्यूज़ है? इतना न्यूज़ रहता है रोज रोज, मैं पागल हो जाता हूँ। एनर्जी में इन्वेस्टमेंट तो है ही, एक एयरपोर्ट में इन्वेस्ट किया रिसेंटली, एक एयरपोर्ट में, कहीं का एक एयरपोर्ट है उस पर इन्वेस्ट किया, और एक बीपीसीएल में इसका कुछ भारत पेट्रोलियम में इसका कुछ बात चल रहा था। गौतम अदानी लुक्स टू जॉइन रेस फॉर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में मोस्ट प्रोबेबली बीड करेगा, इसको खरीदेगा। समझ रहे हो सर? Lakeland talks to private equity firms for a potential partnership to enter into the race to buy state-run oil refiner and marketing company भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम को शायद अदानी खरीदेगा, ऐसे बता, ऐसा बात चल रहा है, ठीक है।
तो इस तरह का कंपनी है तो करेगा, कंपनी कर सकता है, अदानी का थोड़ी ना करेगा, किसी कंपनी के थ्रू से करेगा, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी बन जाता है ना तो उसके बाद वो किसी को एक्वायर कर सकता है, जैसे टाटा ने बिग बास्केट को एक्वायर करके रखा है, रिसेंट खबर है। 1mg जो मेडिसिन ऑनलाइन कंपनी है उसको होल्ड करके रखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को भी पता है। सर होल्ड फेसबुक कर भी किसी के साथ नया है ना, वो MA से करके उसका कुछ नया नाम आता है जब फेसबुक ऑन करते हैं तो। क्या आता है? फेसबुक शायद किसी एक और कंपनी को शायद साथ में लिया है, एक बार देखना। अच्छा, रिसेंट न्यूज़ है क्या? हाँ क्योंकि फेसबुक कल परसों ऑन किया था ना, तो उसके किसी कंपनी का लोगो आ रहा था नया, मतलब मेटा शायद के पता नहीं क्या। ऐसा कुछ? हाँ हाँ। हाँ सर। क्या न्यूज़ है रे इसका, फेसबुक का मेटा क्या है इसका? नहीं सर, पावर्ड बाय मेटा आता है। इसका तो क्या नाम खेल? चेंज করেছে। नाम चेंज किया, यस। इसका ट्रेड नेम मेटा हो गया, फॉर्मरली फेसबुक था। इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी conglomerate holding company based in Menlo Park, California. Its parent organization Facebook, Insta, WhatsApp, among other subsidiaries, is one of the largest, most valuable companies and is considered of the big tech companies in US. ठीक है, इन अक्टूबर अच्छा, मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टेड द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक प्लान टू चेंज इट्स नेम टू रिफ्लेक्ट इट्स फोकस ऑन बिल्डिंग द मेटावर्स. It was rebranded as a Meta later that month on October 28. The word Meta comes from the Greek language and means beyond, indicating the futuristic motive. ठीक है, Meta का मतलब होता है beyond. ठीक है, ये Meta अभी Facebook का कंपनी का नाम हो गया, Facebook ब्रांड वही है बट इसका जो कंपनी का नाम है वो मेटा हो गया। ठीक, जिस तरह से गूगल का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम क्या जानते हो? गूगल का नाम गूगल नहीं है, कोई बता सकते हो सर गूगल किस नाम पे चलता है? वो पहले से ही है, फेसबुक अभी चेंज किया, गूगल चलता है अल्फाबेट के नाम से, सुने हो क्या? अल्फाबेट INC। ये देखो यस मैंने सर, आप गूगल ही ने लिखा, मैं गूगल लिखा, अब देखो मैं वहाँ पर जाऊँगा ना तो आपको यहाँ पर गूगल ब्रांड तो दिखेगा बट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जैसे मैं बताऊँगा आप देखना, आपको ज़रूर अल्फ़ाबेट नज़र आएगा। कहाँ गया? ये देखो गूगल का पेरेंट कौन है, दिखाई दिया? देखो मैंने लिखा अल्फ़ाबेट आ गया ना, ये देखो। यस सर। इसका कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट पहले ही था, इसका ब्रांड का नाम गूगल है। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है कंपनी, अपना ब्रांड का नेम अलग कर सकता है, अपना कंपनी का नाम अलग रख सकता है। कंपनी का पर्सनल कॉन्सेप्ट है, वो क्या सोच के करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया सर? चलो, ये फेसबुक का अपडेट मेरे को पता नहीं था, मैं भी सुना था बट ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी फेस्टिव सीजन चल रहा था, घर में इधर उधर चल रहा था तो मेरे को ध्यान नहीं आया। चलो अच्छा हुआ शिवम ने बताया तो सबको एक खबर आ गया, अच्छा बात है सर। चलो वेरी गुड सर, थैंक यू। अच्छा, तो अब देखो ये बात क्या आता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स, मतलब जिन्होंने कंपनी को बनाया उससे कंपनी अलग हो जाता है। एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी, मतलब जैसे ही जन्म दिया बच्चा को माँ, अब माँ अलग बच्चा अलग, कुछ समझे सर? तो वेरी इंटरेस्टिंग ना, नेचर से भी कुछ सीखने को मिलता है। जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक बच्चा और माँ एक है, पर जैसे ही बच्चा माँ के पेट से निकला बच्चा अलग माँ अलग। ये सर नो, बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है यस सर। तब माँ का खाना ही बच्चे का खाना है ना सर, माँ सोते हैं तो बच्चा भी सोता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकल जाते हैं बच्चा का पूरा सेपरेट एक एंटिटी आ जाता है ना, भले ही उसका कंट्रोल माँ के यस सर। ऊपर ही डिपेंड करता है बट बच्चा का जो एक एंटिटी क्रिएट हो जाता है, अभी उसका हंसने का कारण और माँ का हंसने का कारण सेम नहीं होता है ना, बच्चे का रोने का कारण माँ का रोने का कारण सेम नहीं होता है ना, बच्चे का भूख का टाइम माँ का भूख का टाइम सेम नहीं होता। लेकिन जब तक माँ बच्चा पेट के अंदर होता है तब तक सब कुछ एज पर माँ होता है, बट जैसे ही बाहर आ गया बच्चा अलग सेपरेट एंटिटी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम कर रहा है। देखो
नेचर से भी क्या चीज सीखने को मिलता है। अरे वाह, ये एनालिसिस अभी मेरे दिमाग में आया। आप लोगों के दिमाग में कभी पहले आया था? अभी आपको बोलते बोलते ये माँ वाला एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया। सेपरेट एंटिटी, वेरी गुड सर, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, very interesting. Okay, so from the date of incorporation mentioned in the certificate, the company becomes a legal person separate from the incorporators. इसीलिए तो कहते हैं सर कि बच्चा को इंडिपेंडेंटली ही बड़ा करना चाहिए, कभी भी माँ बाप को बच्चे के ऊपर अपना डिसीजन थोपना नहीं चाहिए। ऐसे होता है ना सर, क्लैश हो जाता है माँ पापा के साथ बच्चे का, माँ पापा इतना ज्यादा। हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब जो एक कंपनी है जिसका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग कंपनी अलग नाम से चले, और या फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग नाम से चले, बाकी फाइनल प्रोडक्ट दूसरे नाम से चले। ऐसा कैसे करेगा सर? सर एमवे का ऐसा है। हाँ, कहाँ एमवे है? का, एमवे जो कंपनी है, एमवे, एमवे का हाँ, ऐसा क्या है उसका बोलो। वो अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से चलता है, और ऊपर से उनका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो उसका नाम अलग है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसका नाम अलग है। वो सारे अलग अलग कंपनीज बना के रखे हैं वो लोग, क्योंकि और जो उसका जो हेड है वो दोस्त ही है, बीच में है, अपने बीच में है, दोस्त है, भाई है, अपने बीच ही है उनका। हाँ, अपने बीच में होने से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम। मैं देखो सुनो, बात सुनो, आई अंडरस्टैंड फुल्ली योर कॉन्सेप्ट। एमओए हेडक्वार्टर इन बेसिकली यूएस का है। अब देखो इसका जो मार्केटिंग ब्रांड है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जब दवाई बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है इसका, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बनाते हैं ना ये चीज़ें, मुझे भी पता है, एमओए का प्रोडक्ट मैं भी यूज़ किया। मानो कि कोई मेडिसिन है, ठीक है, कोई मेडिसिन है, वो क्या करते हैं, वो कोई और कंपनी है, ठीक है, वो क्या करता है उस कंपनी से, मतलब प्रोड्यूसिंग कंपनी कुछ और होगा, सपोज ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड से एमओए उसको परचेस कर लेता है, ठीक है, और फिर एमओए अलग नाम पे उसको मार्केटिंग करता है, ठीक है, तो ये इसका ब्रांड नेम हो गया, और अपने ब्रांड नेम को भी एक अलग एंटिटी बना दिया। हाँ हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि कंपनी, हाँ बोलो। कंपनी तो है ना, हाँ, सारे जितने जितने भी कंपनी है उनका पेरेंट कंपनी सेम है। हाँ ठीक है, पेरेंट कंपनी सेम है, लेकिन वो सबको अपना अपना सब्सिडियरी बना के रखा, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी अपना अपना वो अलग सब्सिडियरी है। आप जो बोले ना सर, वो सब सब्सिडियरी के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ सब्सिडियरी का डेटा है क्या? यहाँ पर एमओए सब्सिडियरी का डेटा तो है नहीं। अच्छा, इसका पेरेंट का नाम है, देखो ये आपने जो बता ना, ये देखो ये पेरेंट है, ये क्या नाम है, अल्टीकोर। अरे ये इसका पेरेंट है, एमओए उसका सब्सिडियरी है। ये अल्टीकोर का सब्सिडियरी और भी है, ये देखो, एक्सिस बिजनेस ग्रुप, अल्टीकोर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, एमओए एंड एमओए ग्लोबल, यही है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि ब्रांड वही है लेकिन उसके अंडर में अलग अलग सब्सिडरीज बना के वो काम करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तब ये सब अलग अलग एंटिटी भी हो गया सर। मतलब जब सब्सिडरी के साथ होल्डिंग का बात बनेगा ना, तो सब्सिडरी का भी अपना एंटिटी होता है। ऐसा नहीं कि सब्सिडरी है मतलब वो कुछ भी होगा। सब्सिडरी अगर अपने नाम पे, जैसे मैंने एमओए ग्लोबल, इस नाम से एमओए कहीं पर कोई जगह खरीदा, जमीन खरीदा, ठीक है, तो वो उसके नाम पे है। जैसे ये रिसेंटली जो हुआ फ्लिपकार्ट के साथ, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा, मिंत्रा ने जैबोंग को खरीदा, और फ्लिपकार्ट का पेरेंट कौन है ऐसे देखा जाए तो? सब मतलब इसके हिसाब से वॉलमार्ट। मतलब सबसे ज्यादा होल्डिंग किसका है? वॉलमार्ट का है। तो वॉलमार्ट का होल्डिंग फ्लिपकार्ट के, फ्लिपकार्ट का होल्डिंग मिंत्रा पे, मिंत्रा का होल्डिंग जैबोंग के, ठीक है, फ्लिपकार्ट का अलग से होल्डिंग है फोन पे पे, है ना? ऐसे हो सकता है, लेकिन ये सभी अपने अपने जगह में अपना अपना एक एंटिटी कॉन्सेप्ट लेके चलता है। यस, इट्स पॉसिबल सर। किसी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब वो अलग अलग नाम से कर रहा है ना, अलग अलग एंटिटी बना के कर रहा है, तभी होता है। मतलब आप, हाँ फिर बोलो। क्या होता है ना, मैंने एक न्यूज पढ़ा था, इसमें क्या होता है ना, वो लोग एक दूसरे पे मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है वो एक दूसरे पे दबाव डालते हैं या फिर एक दूसरे पे दोष लगा के ना वो लोग निकल जाते हैं सारे प्रॉब्लम से। जैसे कि इनका तो वो चेन मार्केटिंग है, चेन मार्केटिंग हाँ, में जब उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं हो रहा है, बेकार बेकार पैसा खा रहा है,
कंपनी, तो कंपनी क्या किया था, अपने सारे सब्सिडीज सब जो सबसे ये है वो लोग एक दूसरे पे दोष डाल रहे थे और फिर वो लोग वहां से निकल गए। बाद में क्या किया, फाइनली जिस कंपनी के ऊपर दोष डाला गया उन्होंने उसको पहले तो बंद किया, बंद करने के बाद नया नाम से रिलॉन्च कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली वही लॉ को धोखा देने का ये इनका एक पर्सनल मैनेजमेंट, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यस, ऐसा करता है सर, कंपनी ऐसा करता है, क्रिटिकल सोच है बट ऐसा करता है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। यस, ये सब का सुविधा भी लिया जाता है। चलो, आप अच्छा खबर रखते हो। ओके, आगे बढ़े सर। समझ में आया सर यामाहा का खेल जो आदित्य ने बताया? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मतलब अल्टीमेटली सब एक ही है, बट वही लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए कभी इस कंपनी को बंद कर देता है, फिर उससे बचने के लिए नया कंपनी खोल देता है। मतलब कुछ बात ऐसा हो जाता है, वो टोरेंट का है ना सर, टोरेंट, अरे जहाँ से हम लोग ये इलीगल मूवीज डाउनलोड करते हैं ना, यस पायरेटेड पायरेटेड मूवीज, टोरेंट भी ऐसा ही बदमाशी करता है ना सर। टोरेंट के नाम पे कितना सारा साइट चलता है। हाँ, अब एक जगह बंद कर दो, कभी पायरेट बे के नाम से चलता है, कभी टोरेंट बे बोल के चलता है ना। वैसा ही खेल है, मतलब अल्टीमेटली सोर्स तो वही है, बट अलग अलग साइट के नाम से क्या करते हैं वो लोग चला लेता है। तो आप देखो तो एमवे कंपनी पूरा इलीगल है, क्योंकि चेन मार्केटिंग अमेरिका में इलीगल है। तो अमेरिका जब भी आवाज उठाता है कि चेन मार्केटिंग इलीगल है, वो लोग बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो लोग वो जो चेन मार्केटिंग है उसको बोलते हैं ये लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हाँ तो हाँ, वो मैं एकदम समझ गया तुम्हारा इसी पे प्रॉब्लम। चल रहे हैं। ऐसे ऐसा ही चल रहा है। तुमने अच्छा खासा एमआई पे केस स्टडीज करके रखा। एक्चुअली ये सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में इसलिए इतना जगह कर पाया, गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिल गया। ठीक है, ऐसे यामोए ने इंडिया में भी प्रोडक्शन बनाया, मतलब इंडिया में भी इनका प्रोडक्शन हब बना दिया। ठीक है, और चेन मार्केटिंग इंडिया में तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट को चाहिए था बिजनेस, क्योंकि लोकल मार्केट में लोगों के अंदर ना बिजनेस का कंसियसनेस नहीं था। ठीक है, अब देखो ना धीरे धीरे एमओए वाला चीज़ें धीरे धीरे चल रहा है, मतलब उतना पहले जैसा नहीं है, मैं जितना देख पाता हूँ, बिकॉज अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। अब पता नहीं, लेकिन आजकल तो अमोए यहाँ पर ही बना रहा है, इंडिया में ही बना रहा है अपना प्रोडक्ट, सस्ता हो गया पहले से। सही बोला क्या, पहले से सस्ता हुआ क्या? ऐसे उतना मैं यूज़ नहीं करता आजकल, बट इतना खबर है कि अमोए का इंडिया में एक प्लांट बना है, मोस्ट प्रॉब्ली हिमाचल प्रदेश में उसको जगह मिला था। हाँ सर, प्लान तो बना है। मतलब एक्चुअली मैंने रिसर्च तब किया था जब मम्मी को कुछ एमवे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो फोर्स कर रहे थे कि ज्वाइन कर जाओ। मम्मी को नहीं करना था, फोर्स करते हैं सब लोगों को। हाँ, यही खराब है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो बिजनेस, डायरेक्ट चैनल का जो बिजनेस करते हैं ना मार्केटिंग का, इनका ये जो, और ये लोग ज्यादातर केस में देखना क्लोज रिलेशंस में ही फोर्स करते हैं, मतलब क्लोज रिलेशंस में। और मेरे को इस चीज का बहुत चिढ़ है, अगर तुम्हारे अंदर इतना बिजनेस का जज्बात है तो तुम इतना क्लोज के अंदर क्यों करते हो? तुम दिखाओ ना किसी और को करके, प्रभावित करके दिखाओ, अपना प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, कौन मना करता है आपको? ठीक है, प्रोडक्ट बेचने में कोई खराबी है नहीं, प्रोडक्ट खराब नहीं आमोए का, लेकिन कहने का मतलब है कि आप रिलेटिव्स को क्यों फोर्स करोगे? कोई अपनी बुआ को फोर्स करता है, कोई अपने चाचा को, कोई अपने मामा को। हाँ, अरे अपनों के बीच में रिश्ता खराब हो जाता है, मैंने देखा, मेरे घर में हुआ है यही अमोए को लेके। मेरा मामा का बेटी कभी शादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो, मतलब देखो शादी के बाद ऐसे ही लड़की लोग का अपना अलग घर हो जाते हैं, तो वो कभी हम लोगों के घर नहीं गया था, मतलब पहले बचपन में जाता था, बट उसके बाद शादी के बाद गया। बट मोटो क्या है कि हम लोगों के घर में एमओए प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन ज्वाइन करवाना है। बट ज्वाइन के चक्कर में क्या हुआ, अब देखो भाई अगला जो है वो अगर मैटर पे मतलब कन्विंस नहीं होता, या फिर उनको आदत नहीं है सब करने का, तो वो क्यों करेगा? सर नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, बट पॉइंट इज दैट कि आप नहीं समझ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बुराई नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप में दम है तो आप मतलब रिलेशंस को खराब मत करो यार। अगर कोई अगला मन नहीं लगाना चाहता है, आपके बाद में आना नहीं चाहता, बट कम से कम हर रिलेशन में तो कम से कम बिजनेस बिजनेस को मत लाओ यार। तब क्या होता है ना, नहीं आप करो, अच्छा है, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट, मैं अमेरिका घूम के आया, आपको भी घूमने का मौका मिलेगा, ये देखो ना मैं 3 बार यूएस गया, 2 बार इंग्लैंड गया,
ये सब चलो गलत, अलग बात है, बाद में करेंगे। अच्छा, and there comes into existence binding contract between the company and its members as evidenced by the memorandum of articles। अच्छा, MOA and AOA का जो एविडेंस है, ये केस बना था कि जैसे कंपनी और उसका सेपरेट एक एंटिटी क्रिएट हो जाता है तो उनके बीच में, मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, जो MOA के अंदर लिखा रहता है, MOA एंड AOA के अंदर। ये प्रूव हुआ था हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला के केस में, ठीक है। और मतलब ये केस से ही इसको फैसला किया गया था कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगा इंडिया में, उसके बाद मेंबर के साथ कंपनी का एक म्यूचुअल, बेसिकली म्यूचुअल तो है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। और ये केस का नाम है हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस SS झुंझुनवाला, मतलब बेंचमार्क केसेस है ये सब। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज डिसॉल्व, जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये कंपनी चलता जाएगा, बाय लिक्विडेशन और स्ट्रक आउट ऑफ द रजिस्टर, जब तक रजिस्टर उनको बंद नहीं कर देता तब तक चलेगा। A shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company। जब कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो कंपनी के प्रॉपर्टी पर उनका कोई हक नहीं होता। बट इन सर्टेन केसेस राइट पिटिशन विल बी मेंटेनेबल बाय ए कंपनी और इट्स शेयरहोल्डर्स। कहने का मतलब समझ में आ गया सर, ठीक है। आपको कंपनी पे अधिकार है, ठीक है, बट कंपनी के प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार नहीं है ना। इवन कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका भी अपने एसेट्स पे अधिकार नहीं है, कंपनी के एसेट्स पे सिर्फ कंपनी का ही अधिकार है, किसी भी शेयर होल्डर्स, किसी भी मेंबर्स का नहीं। तब अधिकार आएगा जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होगा, उसके बाद जो करना है करो। बट जब तक कंपनी का सेपरेट एंटिटी है, कंपनी के प्रॉपर्टी पे किसी भी शेयर होल्डर का कोई हक नहीं आता। Legal personality emerges from the amount of registration of a company, and from that moment the person subscribing to the memorandum of association and other person joining as member as regarded as a body corporate or a corporation in aggregate, and the legal person being the function as an entity। A company registration, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाए, acquires a separate existence and the law recognize it as a legal person। ये किस केस से पता चला था? डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कौन से केस इसको इसका नाम दिया? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। सर ये सब केस लॉज जो है ना, आप लोग याद रखो सर। क्यों? बिकॉज कंपनी के बारे में इंडिया में कब कब कौन सा मतलब बेसिकली जजमेंट डे ये सब बना है सर, लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। तो ये सब केसेस में पता चला कि अच्छा ये बात है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के केस में लीगल सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर वाला केस समझ में आया था। इसके बाद इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है। जैसे समझ में आ गया ना, जैसे टाटा ने बिग बास्केट में शेयर होल्ड किया, तो टाटा एक खुद ही कंपनी है, वो बिग बास्केट एक दूसरा कंपनी है, उसका शेयर खरीद लिया। वॉलमार्ट एक फॉरेन कंपनी है, वो फ्लिपकार्ट वो भी एक कंपनी है जिसका ऑपरेशन चलता है इंडिया में, लेकिन वो लीगली एस्टेब्लिश्ड है सिंगापुर में, तो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या बात है सर, पेटीएम इंडिया का कंपनी है बट फॉरेन कंपनीज आके इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। अलीबाबा है, सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकता है एंड दस बिकम ए कंट्रोलिंग कंपनी, एंड कंट्रोलिंग कंपनी भी बन सकता है, ठीक। जिस तरह से फ्लिपकार्ट पे वॉलमार्ट का क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। 81% होल्डिंग है सर। टाटा का बिग बास्केट में कितना, टाटा बिग बास्केट डील कितने का हुआ रे? मोर देन 50% तो है, इसलिए देखना बिग बास्केट पे लिखा रहता है टाटा बोल के आजकल, देखे हो क्या? बिग बास्केट ओपन करने से आपको दिख जाएगा, ये देखो बिग बास्केट का पेरेंट कौन है? टाटा डिजिटल लिमिटेड, ठीक है। रिसेंटली हुआ है केस, तो वेरी रिसेंट घटनाएं हैं, ये सब केसेस चल रहा है, ठीक है। बिग बास्केट में आप ओपन करोगे ना ऐप वगैरह, आपको वहां पर दिख जाएगा कि इट्स अ टाटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब केसेस सामने आपको मिल जाता है। तो ये केस कब से चालू हुआ था? merely because a company purchase all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company। ये बात भी ध्यान से समझिएगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉर्पोरेट कैरेक्टर बदल जाएगा। एंड ईच कंपनी इज अ सेपरेट ज्यूरिस्टिक एंटिटी।
हर एक कंपनी एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी है। हो सकता है कि कोई किसी का होल्डिंग है, कोई किसी का सब्सिडियरी है। जो सब्सिडियरी है उसका भी एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी होगा, जो होल्डिंग है उसका भी ज्यूरिस्टिक एंटिटी होगा। मतलब आपने मेरा शेयर खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उठोगे बोलोगे तो मैं उठूंगा और आप बैठोगे बोलोगे तो मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, कंट्रोलिंग आप में जरूर है, कंट्रोलिंग आप पे जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कॉर्पोरेट कैरेक्टर को ही बदल के रख दो, ऐसा नहीं है। स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास के केस में ये केस प्रूव हुआ था। ठीक है, आप चाहो तो ये सब केस गूगल करके और स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बस फैक्ट बता रहा हूं, बट अगर आपको केस लॉस में और दिलचस्पी है तो आप जाओ ये सब केस को गूगल में पुट करो, आप देखो सब निकल के आ जाएगा, पूरा केस लॉ ही पढ़ के छोड़ो। ठीक है, बैकग्राउंड और जानो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, as has been stated above, the law recognize such a company as a juristic person separate and distinct from its member. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and all its share are held by the president of India. ऐसे क्या होता है नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज के केस में शेयर होल्डिंग में प्रेसिडेंट का हक होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत का जो पहला मैन है वो प्रेसिडेंट है, और पहला वुमेन है जो भारत का प्रेसिडेंट की जो बेसिकली मतलब बेटर हक होते हैं वो होते हैं जिनका होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटर हक छोड़ो, प्रेसिडेंट के पास पूरा हक होता है कि उसका उसी के नाम पे शेयर होल्डिंग होता है। तो बेसिक बात है, द मेयर फैक्ट द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जैसे एलआईसी जैसा कंपनी, एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब आप पे गवर्नमेंट का होल्डिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगा, एंड इट डज नॉट मेक ए कंपनी एन एजेंट आइदर ऑफ द प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ रहे हो सर? एलआईसी गवर्नमेंट होल्डिंग में चलता है या फिर और भी कंपनी जो गवर्नमेंट होल्डिंग में चलता है, इसका मतलब गवर्नमेंट होल्डिंग मतलब प्रेसिडेंट का हाथ में शेयर का नाम होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी प्रेसिडेंट का एजेंट बन जाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि वो जैसा बोलेगा वैसा चलेगा, उसका डिस्टिंक्ट एंटिटी बन जाता है। ये कहां पता चला था? हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियंस, मतलब भारत भेल का बात है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। बोलो सर, क्लियर हो रहा है दिमाग? Yes, sir. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इसके साथ साथ जैसे ही कंपनी बनेगा उसका मेमोरेंडम भी बनेगा, आर्टिकल भी बनेगा। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, where the memorandum and article when registered shall bind the company and the member thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member। तभी वो मेमोरेंडम बना है, तभी वो आर्टिकल बना है। जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी एमओए ऑफ टाटा पावर शेयर करके रखा, ये मान के चलो कि ये जो भी बनता है ना, ये मेंबर्स के मतलब ओपिनियन लेके ही उसके साइन इन सेक्रेटरी के साथ ही ये बनाया जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा उन्हीं के बाद मान लेता है। एमओए को फॉलो करना होता है, आप एमओए के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर जाओगे ना तो उसके रिगार्डिंग भी रूल्स है, आपको मैं बताता हूँ। तो all मतलब money is payable by and many member of the company under the memorandum of article shall be the debt due from his the company। मतलब जो भी है कंपनी के नाम पे ड्यू हो जाएगा, चाहे कोई भी मेंबर कुछ भी करे कंपनी के नाम पे करे तो ड्यू कंपनी पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, बहुत ही वाइटल पार्ट है सर कंपनीज एक्ट में, कैपिटल के बारे में, कि क्या कंपनी बनाने के लिए जो कैपिटल होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ ने दिया। उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, शेयर्स का क्या केस है कि शेयर्स कितना तरह का शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कंपनी, और किस केस लॉ से इस चीज को बनाया गया था। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एमओए एंड एओए हैं, और एमओए एओए के साथ साथ मैं आपको दो इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेसिक क्लास, द बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ एंड आल्सो फॉर एडवांस पार्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों वेरी इंटरेस्टिंग केसेस है सर, कि कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एंड देयर इज अनदर पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों चीज बड़ा वाइटल केसेस है। केस लॉ के साथ मैं आप लोगों को ये दोनों चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जिसमें आपको सबसे पहले एमओए, फिर एओए, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सभी चीजें आपको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल फॉर्मेशंस को पढ़ा आप लोगों ने, समझ में आया कि नहीं ये बता दो सर, बोलो क्लियर है कि नहीं?
है ना यस सर? क्लियर है ना सब? ओके ठीक है, तो फिर नोट्स तो है ही सबके पास, अगर किसी के पास नहीं है तो बोलो, मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा, घर में गो थ्रू कर लो फटाफट। ठीक है, आज इतना ही है फिर, टाटा सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, सर गुड नाइट। बीसीके का सर रिकॉर्डिंग भेज दी। ओके, मैं शेयर करूँगा, कर लूँगा। यस सर, बाय सर। ओके टाटा, बाय अर्पिता, बाय। স্যার বলছি এখন